हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है भाई लोग। आज एक बार फिर से हम लोग आप सभी लोगों के नए बैच गौरव बैच में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों की वो डिमांड पूरी तरीके से कंप्लीट होने वाली है आज, क्योंकि बहुत सारे हमने टीचर्स देखे बिहार में देखे कि पर्टिकुलर आप लोगों को हिंदी मीडियम से पर्टिकुलर पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो हमारा बच्चा प्रॉपर इंग्लिश मीडियम से है उसके लिए कोई नहीं सोच रहा था। तो हमारे पीडब्ल्यू ने आपके लिए सोचा है, समझा है, तो ऑलमोस्ट अच्छा होगा। तो चलिए भाई, आप लोग जल्दी बता दीजिए आप सारे के सारे कैसे हैं, अच्छे हैं या नहीं हैं। जल्दी से कमेंट कर दो मेरे भाई फास्ट, जल्दी बोलो भाई, सारे के सारे बढ़िया हो ना। आपको मेरी वॉइस आ रही, क्लियर है, विजुअलिटी है। वाह 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 वाह, जल्दी आ जाओ भाई सारे के सारे। तो यहां पर बहुत सारे बच्चे होंगे, जो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे हमारे जो पर्टिकुलर हमें जान रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने हमारा फेस पहली बार देखा होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो पहली बार आया है ना भैया, या इस दरबार में पहली बार उसने एडमिशन लिया है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ चुनौतियां हैं, जो कुछ चीजें हैं आपको पर्टिकुलर 110% आपको 100 में 100 मिलेंगी। एक बात आप लोगों को याद रखिएगा भाई, एक सेकंड रुकना भैया, कमेंट मेरे को दिखाई नहीं दे रहे। ये लो भैया, सभी लोगों को हमारा गुड इवनिंग। तो एक एक पहला दिन है, बच्चों का थोड़ा नाम ले लेते हैं, पता चल जाएगा कि हमारे पास कौन कौन से बच्चे हैं। जैसे हमारे पास रितेश है, मुस्कान है, मोहम्मद हसन है, ऋषिका राज है, हमारे पास पूजा कुमारी है, आदित्य है, साक्षी कुमारी है, रोबिन कुमार है, हमारे पास रामानंदन कुमार है, और हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, एस के पटेल हैं, कैफ अली हैं, और अक्षत हैं, हमारे पास ऋचा है, रोजी है, रौनक है, स्नेहा है, पीयूष है, तान्या है ना बेटा, खुशी है, सोनाली है, शिवम है। क्या बात है भाई, यहां पर ढेरों सारे बच्चे हैं, हजारों बच्चे हमारे पास पढ़ने आए हैं। तो ये तो उम्मीद है मेरे भाई आप लोगों को निराश नहीं करेंगे, हर एक चीज बहुत अच्छे लेवल से लेके जाएंगे। तो आज आप लोगों से मैं पहले प्रॉमिस चाहता हूं कि हमें किस लेवल से चीज करनी है। देखो एक बात मैं बता दूं, अगर मैं बात करूं इंग्लिश लेवल का और मैं बात करूं हिंदी मीडियम की बात करूं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा। पहली बात ध्यान से सुन लेना। देखो बहुत सारे बच्चे जानते हैं मेरे को, है ना, बच्चे जानने लगे केजीएफ सर आई एम बैक अगेन। ठीक है भाई, चलिए। तो बहुत सारे बच्चे जान रहे होंगे। अच्छा, वो सारे के सारे बच्चे फटाफट फटाफट हैंड रेज करके भेजो, मेरे को बताओ भाई कौन कौन वो बच्चा है जो मेरे को पहले से जान रहा है। जल्दी से बताओ भाई कौन कौन बच्चा है जो मेरे को पहले से जान रहा है, ताकि हमें भी पता चले। क्या बात है भाई, जल्दी से बताओ भाई, क्या बात है, क्या बात। मजा तो आएगा इस बैच में भाई, मजा तो आएगा, मजा तो आएगा, क्योंकि भैया मुझे दिख रहा है इस बैच में बच्चा सब एनर्जेटिक है। लेकिन है ना भाई, जल्दी से बताओ भाई, है ना, फटाफट। मी, यस, हेलो। हाँ देखो, अमन है, जो बहुत सारे बच्चे हैं जो ये भी सोच रहे होंगे कि सर हम नहीं जानते, एक आध बच्चे हैं, है ना, चलो कोई बात नहीं। जो बच्चे हैं वो जान रहे, मतलब मैक्स ऑफ द स्टूडेंट जान रहे। अगर वाईटी से आप जुड़े हो, बिहार बोर्ड वाला जो अपना चैनल जुड़ा हुआ है, वहां पर भी मैंने रिकॉर्डेड सेशन पढ़ाए थे, और है ना, तो टाइम ड्यूरेशन हमारे पास कम था, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा नहीं पढ़ा पाया। और टाइम हमारे पास कंजम्पशन, मतलब प्रॉपर तरीके से और भी स्टूडेंट को और भी बैचेस में मैं इनरोल था, तो टाइम मैं बहुत ज्यादा नहीं दे पाया। लेकिन इस बार आपको प्रॉपर तरीके से 100% पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा, बेसिक से एडवांस पढ़ाया जाएगा, कोई भी चीज आपकी नहीं छूटेगी, एक एक चीज विद इन डिटेल करेंगे। अब बात आती है मुद्दे की, पहले ध्यान से सुनते रहना। पहला दिन है तो पहले मेरी बातें सुन लेना। कुछ हमारे पर्टिकुलर रूल होने, जिस तरीके से आप रूल पे हमारे खरे उतरोगे तो उम्मीद मानना कि आपने सोचा नहीं होगा वो सारा का सारा मैं कंप्लीट करवाऊंगा। पहली बात, रूल नंबर, अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, देखो यहां पर कोई रूल नहीं है, लेकिन मैं एक स्टूडेंट का एक नजरिया बदलना चाहता हूं। एग्जाम बड़े पैटर्न पे आता है,
तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा और आपको आज प्रॉमिस करने होंगे जब तक आपका क्लास 12th खत्म नहीं हो जाता, फिर वो मेरे पे छोड़ देना। एक भी चीज अगर आपकी रह जाए, एक भी डाउट रह जाए, तो ये मेरा वादा है कि ऐसा कुछ नहीं बचेगा आपका। पहला रूल नंबर पहला कहता है कि जब भी टीचर आपको पढ़ा रहा होगा, खासकर मेरी क्लास में, आप ऑथेंटिक डाउट पूछेंगे जो क्लास से, सिलेबस से रिलेटेड है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम रूल नंबर 2 की बात करें, क्लास के दौरान आप कोई भी अर्जी फर्जी कमेंट नहीं करेंगे यहां पर कि तुम कैसी हो, कहां से आए हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या तैयारी चल रही है। इस बैच में ऐसी कोई भी बात मत करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बैड इफेक्टिव है। आपने इतने ढेर सारे पैसे लगाकर आपने बैच लिया है, तो आपने इसीलिए लिया होगा कि भरोसा अगर पीडब्ल्यू का है, तो मैं मानना चाहता हूं कि आप टॉप मारने वाले हैं। तो टॉप तभी मारोगे जब हमारी बात आप बहुत अच्छे तरीके से अपने कानों में, जहन में बसा लो। ठीक है ना, ये 2 पॉइंट हो गए पहला। तीसरा पॉइंट आता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे चलती हुई क्लास में नोट्स बनाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, चलती हुई क्लास में नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो मेरा मानना यह है कि चलती हुई क्लास में नोट्स अगर आप बनाओगे तो ना तो बात हमारी समझ पाओगे, ना आप अपनी कॉपी पे लिख पाओगे, तो दोनों तरीके से आप चले जाओगे। तो कोशिश ये रखिएगा कि चलती हुई क्लास में केवल आप समझिए, ठीक है ना। और जब हमें टाइम मिले, टाइम क्या निकालना पड़ेगा भाई, नोट्स आपके नोट सेक्शन में मिल जाते हैं, वहां से जाकर बस फटाफट लिखिए, तो आपके पास डबल मेहनत हो जाएगी। लेकिन 2 बार आप पढ़ के लिखोगे भाई, याद तुरंत होता जाएगा। तो ये कुछ हमारे 3 रूल हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। नहीं तो यहां पर एक हमारे पास ऑप्शन होता है, मैं आपकी चैट लॉक कर दूंगा, मैं पढ़ाता रह जाऊंगा, आप क्या डाउट कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, मुझे कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये कोई रूल नहीं थे, ये बस ये तरीके थे कि मैं अपने भाई बहन को बहुत अच्छे लेवल से ले चलूं। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये नहीं पता है कि हमारा सिलेबस में कौन कितने मार्क्स का चैप्टर है, कौन ऑर्गेनिक है, कौन इनऑर्गेनिक है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है भैया, ठीक है ना राजा, ठीक है। तो जल्दी से बताओ, क्या आप लोग हमारे प्रॉमिस पे खरे उतरोगे? सारे लोग प्रॉमिस करो भाई जल्दी से। देखो भाई, क्या ये चैप्टर विजुअल है? आपको ये चैप्टर विजुअल हो रहे हैं? सभी को दिखाई दे रहे हैं ना भाई? हाँ चलो जरा नोटिस करिएगा। पहले चैप्टर की हम बात करते हैं, पहला है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट आपके एग्जाम में 4 मार्क का आएगा। ये आपका बिहार का जो सिलेबस है वो कितने मार्क्स का आता है वो मैं पहले आपको डिटेल कर दूं। सॉल्यूशन है बेटा, ये 5 नंबर का आएगा। हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है बेटा, 5 नंबर की आएगी। हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स है बेटा, 5 नंबर की आएगी। हमारे पास सरफेस केमिस्ट्री है बेटा, 4 नंबर की आएगी। हमारे पास ये जो नेक्स्ट है ना बेटा, जो एलिमेंट पे डिपेंडेंट चैप्टर है, ये जो हमारा है ये हमारा 3 नंबर का है। पी ब्लॉक की अगर हम बात करें बेटा, ये 8 नंबर का। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये होगा क्योंकि 8 मार्क्स का है। डी एंड ब्लॉक एलिमेंट है, 5 मार्क्स का है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, 3 मार्क का है। हेलो एल्केन हेलो एरीन है, 4 मार्क का है। एल्कोहल फिनोल ईथर है बेटा, 4 मार्क का है। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड 6 मार्क का है। ये 8 का और ये 6 का। बायोमोलिक्यूल है बेटा, बायोमोलिक्यूल की अगर हम बात करें, इससे पहले हमारा एमाइन है, 4 मार्क का है। बायोमोलिक्यूल 3 मार्क का है। बहुलक जिसको आप पॉलीमर्स कहते हो, पॉलीमर्स हमारा 3 मार्क का है। और हमारे पास केमिस्ट्री इन डेली लाइफ की बात करें तो ये 3 मार्क के है। ये वो है जो आपको पहले आप अपनी कॉपी पे लिखोगे कि आपका जो सिलेबस है वो क्या क्या है, और सिलेबस में पूछे जाने वाले चैप्टर हमारे बोर्ड में कितने मार्क्स के आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर आपको यही नहीं पता होगा कि हमारा कौन सा चैप्टर है वो कितने मार्क का आएगा, जब आपको यही नहीं पता होगा तो कैसे काम चलेगा? ठीक है मेरे दोस्त, चलिए उम्मीद करते हैं आप सारे के सारे बढ़िया होंगे, मस्त है, तंदुरुस्त है। अब आ जाओ आगे चलते हैं। अब ये मेरे पास कुछ है भाई, फिर मैं आपको ये दिखाऊंगा कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। दैट इज द टॉपिक। ये हमारे आज के टॉपिक होंगे जो हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। ठीक है भाई, मैं बात करता हूं अगर सॉलिड की, तो सॉलिड जो है ये एक्चुअल में आप लोग पढ़ते चले आए हो। ये चैप्टर 3D है, ये चैप्टर थ्योरेटिकल है। ठीक है भैया, जहां पर थ्योरी की बात आएगी आपको प्रॉपर मैं थ्योरी लिख के दिखाऊंगा। आपके 16 चैप्टर हैं, अगर मैं 16 के 16 चैप्टर एक एक चीज में लिख के पढ़ाऊंगा तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाती है, जिससे हम रिवीजन नहीं करा पाते। अगर मैं सिलेबस जल्दी खत्म कर दूंगा तो मैं रिवीजन जल्दी करा दूंगा और अच्छा करा पाऊंगा।
ठीक है ना, मेरी बात बहुत अच्छे समझिएगा। सारे टीचर का पढ़ाने का व्यू अलग होगा, मेरा पढ़ाने का मतलब और तरीका बिल्कुल अलग होगा। जहां पर बात आएगी लिखने की, वो आप मैं प्रॉपर तरीके से डेरिवेशन है, कोई भी अगर हम बात करें न्यूमेरिकल है, एक एक बात मैं लिखूंगा, पढ़ाऊंगा, फार्मूला लिखूंगा, समझाऊंगा। जहां पर थ्योरी है बहुत सारी लेंदी है, उस पर मैं लिखूंगा नहीं, आपको लिखित रूप में दूंगा ताकि आप भी अपने अच्छे नोट्स बना सकें और आगे बढ़ पाए। ठीक है भैया, सारी बात क्लियर आ रही ना? चलो भैया, सर एनसीईआरटी में नहीं है। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं, जेईई और नीट की बात करूं, तो बेटा बिहार का 16 चैप्टर जो हैं वो नहीं आते हैं, 10 चैप्टर आते हैं, वो आप सभी को पता होगा। सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन हम तो बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, तो जो आपके सिलेबस में नहीं भी है हमें उनको भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना मेरे भाई? तो इसमें कोई ऐसी बात है नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा। हमारे पास सॉलिड है और आज के टॉपिक में ये दूसरा है टाइप्स ऑफ सॉलिड, यानी कि आज हम इनको पढ़ने वाले हैं। तो ये सॉलिड पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे। आज हम दो टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। तो जल्दी से बता दो भाई, सारे के सारे बच्चे प्रॉपर तरीके से अलाइंड हैं हमारी बातों पे या नहीं? जल्दी से कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट, जल्दी से बोलो भाई, सारे के सारे बोलो यस। जल्दी से बेटा, जल्दी बोलो, जल्दी से। सर इससे नीट निकल जाएगा। देखो अगर हम बात करें तो मैं पढ़ाऊंगा तो सारा कुछ है ना, छोड़ता नहीं हूं, मेरी अपनी ये आदत है मुझे छोड़ने की, मैं छोड़ता नहीं हूं किसी भी चीज को, चाहे वो पर्टिकुलर सिलेबस हो, चाहे पर्टिकुलर कोई इंसान हो, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ता। हाँ, अगर आप लोगों ने लापरवाही की तो मैं आपका साथ जरूर छोड़ सकता हूं। साथ इन द सेंस मैं आपके कमेंट पर कोई भी एक्टिविटी नहीं करूंगा, कोई भी चीजों पे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करूंगा। हाँ, और एक बात ध्यान सुन लो, आपका क्लास 11th कैसा रहा फर्क नहीं पड़ता है, बात करेंगे क्लास 12th को लेके, एक एक बात अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले बात आती है अगर हम बात करते बेटा इंट्रोडक्शन की। देखो ध्यान से सुनना, यहां पर ये जो लिखा है इस इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा साइड करते हुए बस अपने माइंड को एक्टिव करना है। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन हमारा क्या है, ये होल ऑफ यूनिवर्स की अगर हम बात करते हैं, अगर हम पूरे यूनिवर्स की बात करें तो हर एक यूनिवर्स में अगर आप यूनिवर्स को देखते हैं, ब्रह्मांड को देखते हैं, तो वो हमारा पदार्थ से बना हुआ है, मैटर से बना हुआ है। जो हमारा पदार्थ है जिसको आप लोग द्रव्य कहते हैं, द्रव्य का मतलब मैटर होता है। मैटर का मतलब वो सारी की सारी चीजें जो आपको विजुअल हो रही हैं, वो सारी की सारी क्या है बेटा, वो सारी की सारी हमारी क्या है, मैटर है। मैटर में एनर्जी भी होती है। तो आप सारे के सारे जानते हो जो भी हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स हमारा मेड ऑफ है, किससे बेटा, मेड ऑफ मैटर्स, मैटर से बना हुआ है। जो मैटर बना हुआ है उसमें बेटा एनर्जी भी होती है, वो कैसी भी एनर्जी हो सकती है, वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि हमारा क्या है। अगर हम बात करते हैं भाई मैटर की बात करें, ध्यान से सुनना बेटा, अगर हम मैटर की बात करते हैं, मैटर को हम प्रॉपरली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से दो पार्ट हो सकते हैं बेटा, जैसे एक तो हमारा फ्लूइड होगा, एक हमारा फ्लूइड होगा। कैसा होगा बेटा, फ्लूइड का मतलब दो पार्ट इसमें आएंगे आपको देखने को, एक तो हमारा लिक्विड होगा बेटा, एक हमारा क्या होगा बेटा, लिक्विड होगा, और एक हमारा क्या होगा, गैस। यानी कि फ्लूइड वो सारे के सारे होते हैं जिनमें मैं बात करूं बहने की क्षमता होती है, जो बहते हैं, तरल पदार्थ होते हैं। ठीक है बेटा, लिखूंगा इंग्लिश में, बताऊंगा भी इंग्लिश में, लेकिन समझाने का मैटर हमारा होगा हिंदी में, ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से हमारी बात पढ़ पाएं। अगर मैं प्रॉपर तरीके से इंग्लिश में समझाऊंगा तो हो सकता है कि आपको समझ में तो बहुत अच्छा आएगा लेकिन दिमाग में नहीं जाएगा बेटा। अगर मैं बात करता हूं, मैटर हमारे दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट है जिसको आप फ्लूइड कहते हैं, फ्लूइड हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड होता है जिसको आप लिक्विड और गैस कहते हैं। एक पार्ट और होता है जिसको आप रिजिड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रिजिड कहते हैं। अगर हम रिजिड की बात करते हैं, ये केबल और केबल किस में आता है बेटा, सॉलिड में आता है। अगर हम इस सॉलिड की बात करते हैं तो सर सॉलिड क्या होता है ना बेटा। अगर हम सॉलिड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, सॉलिड की बात करते हैं, तो सॉलिड का मतलब भी होता है जो बहने की क्षमता, या मैं कह रहा हूं जो फ्लूइड करने की क्षमता नहीं रखता है, एक जगह स्थिर रहता है, वॉल्यूम
आपका डेफिनेट रहता है। एक एक बात मैं सॉलिड की करूंगा, सॉलिड के टाइप्स बताऊंगा, एक एक बात हम लेके चलेंगे। फिलहाल में अगर मैं बात करूं, मैटर दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक रिज और एक आपका फ्लूइड। अगर हम रिज की बात करें वो हमारा सॉलिड होता है, और अगर हम यहां पर फ्लूइड की बात करें तो ये लिक्विड और गैस होता है। इतनी बात आपको सारे के सारे बात समझ में आना चाहिए था। एक एक बात ध्यान से सुनिए। अब अगर मैं बात करूं स्टेट ऑफ मैटर की, ध्यान से सुनना बेटा। स्टेट ऑफ मैटर जल्दी बताओ बेटा कितनी है, जल्दी बताओ। स्टेट ऑफ मैटर कितनी है बेटा? स्टेट ऑफ मैटर्स कितनी है? जल्दी बोलो, स्टेट ऑफ मैटर्स कितनी है? सारे बच्चे जानते होंगे 5 होती हैं। कितनी होती है बेटा? 5। लेकिन आप लोग जानते हो कि हम लोगों को केवल और केवल कितनी पढ़ाई जाती है? 3। क्योंकि हम लोग अपने दैनिक जीवन में केवल 3 ही स्टेट ऑफ मैटर को यूटिलाइज करते हैं। वो हमारा सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। तो ये हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। अब अगर हम बात करें, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करूं सॉलिड की, पहले मैं बात करूंगा किसकी बेटा? सॉलिड की। ये हमारा सॉलिड हुआ, ठीक है बेटा, ये हमारा क्या हुआ? सॉलिड। फिर हमारे पास क्या है? लिक्विड। ये हमारे पास क्या है? लिक्विड। और फिर हमारे पास क्या है बेटा? गैस। क्या है बेटा? गैस। तो आप एक बार नोटिस करिएगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सारे के सारे बच्चे जानते होंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में। थोड़ा सा एक एक बात मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जो नहीं जानते होंगे अच्छे तरीके से, उनको मैं डिफाइन करा दूं। ठीक है मेरे भाई? तो एक बात जरा नोटिस करिएगा, ये हमारा सॉलिड है, ये हमारा लिक्विड है और ये हमारा गैस। अब नोटिस करना बेटा, अगर हम इनमें बात करें, इनमें होते हैं मॉलिक्यूल। क्या होते हैं बेटा? मॉलिक्यूल। तो इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करते हैं, आपस में बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना, बहुत ही ज्यादा उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। ये बिल्कुल केवल और केवल वाइब्रेशन कर सकते हैं, बट एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस नहीं हो सकते। ये थोड़ा सा दूर पाए जाएंगे, मतलब इनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट तो नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, ये एक दूसरे को बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करते। अगर हम और बात करें गैस की, तो ये बेटा बहुत दूर दूर होते हैं, इनमें कोई भी फोर्सेस नहीं लगता है। अब अगर हम बात करते हैं इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, मैं दो बातें करूंगा इनमें। पहली बात IMF। IMF क्या है? इंटर, क्या बेटा? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और दूसरी बात करूंगा मैं डिस्टेंस की। इसकी बात करूंगा भैया? डिस्टेंस की। आप बेटा ध्यान से सुनना, सारे के सारे बताओ, सारे के सारे बताओ भैया, अगर हम बात करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड में कैसे होते हैं बेटा, तो आप सभी को पता होगा ये कैसे होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। इसमें कैसा होता है? इंटरमीडिएट। ये हमारा कैसा होता है? इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट होता है, ये इंटरमीडिएट होता है। ठीक है बेटा, ये हमारा कैसा होता है? स्ट्रांग। ये इंटरमीडिएट होता है, और ये हमारा कैसा होता है बेटा? वीक होता है। ये हमारा कैसा होता है? वीक होता है। इतनी बात क्लियर है? अब अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, इनमें लगने वाला हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा पास पास होता है, तभी तो ये कठोर होगा, तभी तो ये रिजिड होगा, तभी तो ये सॉलिड होगा। ठीक है बेटा, तो ये स्ट्रांग बनाता है। ये बात करें, इनकी बात करें, तो ये सॉलिड से कम होता है और गैस से भी कम होता है। तो ये दोनों के बीच का है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना। अब बात आती है डिस्टेंस की। किसकी बात करते हैं बेटा? डिस्टेंस की। तो बेटा ये शॉर्ट डिस्टेंस रखते हैं, मतलब इनकी डिस्टेंस बहुत कम होती है, तो ये हमारे कैसे होंगे बेटा? शॉर्ट। ये हमारे शॉर्ट डिस्टेंस हो गए, मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी बहुत कम होती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है, ये भी हमारा कैसा रखेगा? ये भी हमारा इंटरमीडिएट होगा। ये भी हमारा इंटरमीडिएट होता, मतलब ये हमारा सॉलिड से और गैस से दोनों के बीच में आपके इनके मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं। और इनमें अगर हम देखेंगे, तो इनमें अगर हम डिस्टेंस की बात करें, ये हमारी लॉन्ग होती है, ये हमारी लॉन्ग होती है। इनकी जो मॉलिक्यूल की बात करें, इनकी डिस्टेंस बहुत दूर होती है, तभी तो इनमें कोई अट्रैक्शन नहीं लगता है, तभी तो इनमें कोई अट्रैक्शन नहीं लगता है। और ये जो गैस होती है, इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं लगता है, तो कहीं भी आ जा सकते हैं बेटा। ठीक है बेटा, जल्दी से बताओ इतनी बात समझ में आया कि नहीं?
भाई किनको बात समझ में नहीं आई, फिर आप कहोगे मैं नीट का एग्जाम देने वाला हूं, है मैं उसका एग्जाम देने वाला हूं, आपको यही बात समझ में आई। एक हमारे पास है नीमा रॉय, सर समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, थोड़ा थोड़ा आया थोड़ा थोड़ा आया चलो भाई थोड़ा थोड़ा आया, लेकिन आया तो सही। अच्छा चलो भाई, अभी मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी मैंने लिख दिया, अभी मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मेरे पास एक सेकंड, मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स है ना यार भाई। ये देखो हमारे पास सॉलिड है, देखो भाई सारे के सारे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है बेटा ध्यान से सुनना। ये हमारे पास सॉलिड है। अगर आपको कभी भी सॉलिड को लगता है कि सॉलिड नहीं है, तो मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूं। ये जो है ना बेटा, सामने वाले के मत्थे पे फेंक के मार दो, सामने वाले को मत्थे में फेंक के मार दो, जैसे ही उसके मत्थे से लाल कलर का दही निकलने लगे, समझ जाना वो सॉलिड है। क्या है बेटा? सॉलिड है। तो सॉलिड का मतलब क्या होता है? इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, इसको हम दबा नहीं सकते आसानी से। इसका जो शेप होता है, जो वॉल्यूम होता है, वो हमारा निश्चित होता है, डेफिनेट होता है। अभी सब कुछ लिखोगे आप, ठीक है बेटा? क्लियर है ना? ध्यान से समझना, ये सॉलिड है। ये क्या है बेटा? ये सॉलिड। सॉलिड का मतलब क्या है? क्लियर हो गया? चलो अब यहां पर देखो, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करें, इनके जो अणु होते हैं बेटा, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पास पास है। क्या है बेटा? पास पास है, तो स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस लगेगा, ठीक है ना बेटा? आगे देखो, यहां पर देखो डिस्टेंस की बात करें, तो जब बिल्कुल पास पास बैठे हैं तो स्ट्रॉन्ग होंगे या वीक होंगे, तो आप सभी को पता है। अगर हम बात करें, ये तो स्ट्रॉन्ग हो गए। डिस्टेंस की बात करें, बहुत कम है। जब बहुत कम है तभी तो वो पास पास है ना। क्लियर है ना? सॉलिड क्लियर हो गया? चलो ठीक, समझते रहना। आप भी सामने बैठे हो, बस कैमरा से उस पार ये जा नहीं सकता, नहीं तो मैं अभी सॉलिड को तुरंत टच करा देता। खैर छोड़ो, ठीक है बेटा? हाँ अब आगे ध्यान से देखना, अब आगे देखो, अब आगे देखना। अगर हम अब यहां पर कंपैरिजन करते हैं, ये इंटरमीडिएट क्यों बोलते हैं, मध्यवर्ती क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारा क्या है? सॉलिड। ये हमारा क्या है? गैस। अगर हम सॉलिड और गैस की बात करें, सॉलिड और गैस की बात करें, तो सॉलिड में ध्यान से देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास है, और गैस की बात करें अगर हम, तो ये तो बहुत दूर दूर है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में होता है, जिसको आप लिक्विड कहते हो, इसलिए इसको इंटरमीडिएट कहते हैं। क्लियर है? चलो अब आगे देखना, तो इंटरमीडिएट हो गया। अब इसमें इसकी बात कर लो, डिस्टेंस की, तो इन दोनों देखो, इससे क्या होती है? दूर, इससे क्या होती है? पास, तो ये इंटरमीडिएट हो गया। अब गैस की बात आ जाओ। गैस में अगर हम मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें, तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस तो लगता ही नहीं है, मॉलिक्यूलर फोर्सेस तो लगता ही नहीं है। तो यहां पर देख लो भैया, कैसा होगा? वीक होगा, कमजोर होगा। और डिस्टेंस की बात कर लो, तो इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं भैया, बहुत दूर दूर होते हैं। तो जब मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, तो आपने बोला इनकी डिस्टेंस होती है लॉन्ग। कैसी होती है? लॉन्ग। जल्दी बोलो, क्लियर है कि नहीं? हाँ, वो सीएनजी बोलो, एलपीजी गैस बोलो, कोई भी गैस बोलो, जल्दी बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी बता दो, अभी फिर आगे बढ़ेंगे। अभी रुक जाओ यार। अजहर आलम, रबर क्या है थोड़ी देर बाद हम बताएंगे, रबर क्या है और सारी की सारी चीजें बताएंगे, ठीक है बेटा? एक कह रहा है मान्या श्रीवास्तव, ये कह रहे सर थोड़ा फास्ट पढ़ाइए। देखो फास्ट तो हम नहीं पढ़ाएंगे, सभी बच्चों को लेके चलेंगे, एक एक बात पढ़ाएंगे। अगर आपको लग रहा है फास्ट पढ़ाया जाए, तो आप इसी समय क्लास को छोड़ सकते हैं, ठीक है ना? जल्दी बोल दो, यहां तक क्लियर है या नहीं? फटाफट सारे के सारे बच्चे, क्योंकि हम सबको लेके चलेंगे, एक बच्चे को यहां नहीं पढ़ाने आए हैं, हमारे पास हजारों बच्चे हैं, हम एक एक को लेके चलेंगे। और चैट डिसेबल करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग हमारे रूल को फॉलो नहीं करेंगे। तो अब आ जाओ इधर, इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर होगी। तो भैया जी यहां पर आप लोग इस तरीके से लिख लेना, दोनों बातें अच्छे से लिख लेना। नोट्स आप लोग बनाएंगे, मैं जब वीडियो कॉल करूंगा तो नोट्स जरूर देखूंगा। जिन बच्चों के नोट्स नहीं मिले बेटा, तो उनको मैं श्राप दे दूंगा, बेटा जहां पर बैठे हो ना, वहीं बैठे बैठे भस्म हो जाओगे, ठीक है? तो मेरा श्राप बहुत खतरनाक है बेटा। अब आ जाओ सॉलिड में। सॉलिड की अगर हम बात करते हैं, तो बचपन से पढ़ते चले आए हो, लगातार पढ़ रहे हो, और आज भी वही मैं पढ़ाऊंगा कि इनका जो शेप होता है, ध्यान से सुनना। अगर मैं शेप की बात करूं, किसकी बात करूं? शेप।
ठीक है बेटा। अगर मैं शेप की बात करूं और वॉल्यूम की बात करूं, शेप और वॉल्यूम दोनों ही क्या होते बेटा? डेफिनेट होते हैं। क्या होते बेटा? डेफिनेट। दोनों क्या होते बेटा? डेफिनेट होते हैं। ये दोनों ही निश्चित होते हैं। यही तो पढ़ा था ना सॉलिड में, यही तो पढ़ा था। अब जैसे मेरे पास ये सॉलिड है, फिर से ध्यान से सुनना, ये मेरे पास सॉलिड है, तो इसका जो भी वॉल्यूम होगा, जो भी इसका शेप है, ये डेफिनेट है, तो ये नहीं बदल सकता। दैट इज द सॉलिड। ये क्या होगा बेटा? सॉलिड होगा, डेफिनेट होगा। क्लियर है ना? एक एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझना, कोई बात नहीं, आशीष लेट आए हो तो क्या हुआ, थोड़ी क्लास ध्यान से देख लेना। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। सॉलिड की जरा डेफिनेशन ध्यान से देखो सारे के सारे बच्चे। क्या लिखा भैया? ऐसी डेफिनेशन आप एग्जाम में लिखेंगे, अगर सॉलिड की डेफिनेशन आती है तो। आप भी जानते हो एग्जाम इतना भी गंदा नहीं कि आपको सॉलिड से डेफिनेशन पूछेगा। क्या लिखा गया? द अरेंजमेंट ऑफ द मैटर। अब देखो मैटर की बात क्यों की गई? क्योंकि मैटर को ही अरेंज किया जाता है। मैटर क्या होता है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल बने। मॉलिक्यूल को अगर हमने बहुत सारे मॉलिक्यूल को जोड़ा तो वो एक एटम बना। एटम के बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल जोड़ा तो वो हमारा मॉलिक्यूल। मतलब मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो? मॉलिक्यूल का हम कब पहुंचेंगे? जब बहुत सारे एटम को जोड़ देंगे, है ना। एटम को जोड़ेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल को जोड़ेंगे तो एक मैटर बनेगा। तो कुछ इस तरीके से हम सब्सटेंस जिसे बोलते हैं या जिसे मैटर बोलते हैं, वहां तक पहुंचने में हमें बहुत सारे पार्टिकल को ऐड ऑन कराना पड़ता है। तो हमने बोला द अरेंजमेंट ऑफ मैटर इन विच शेप एंड साइज की बात कर लो या वॉल्यूम की बात कर लो, है ना बेटा। तो ये कैसे होते हैं बेटा? ये कैसे होते हैं? तो आपने बोला ये हमारे डेफिनेट होते हैं और उनको ही आप लोग क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। इनको ही आप लोग क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। लेकिन अभी तक सॉलिड आपने सिर्फ इतना ही पढ़ा था, ठीक है बेटा। आपने अभी तक सॉलिड इतना ही पढ़ा था, लेकिन सॉलिड की कुछ टाइप्स हैं। तो आप आगे हेडिंग बनाएंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड। क्या बनाएंगे बेटा? टाइप्स ऑफ सॉलिड। आप टाइप्स ऑफ सॉलिड बनाएंगे। सॉलिड के प्रकार जल्दी से बताओ बच्चे, कुछ सारे के सारे पढ़ के आए होंगे। कितने प्रकार होते हैं जल्दी से बोलो? पहला और दूसरा, हमारे दो प्रकार होते हैं। जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो कितने प्रकार होते हैं? जल्दी बोलो भाई। बेटा पहला दिन है, हम थोड़ा आपको जज करना चाहते हैं, आप लोग किस कैटेगरी में आते हो, है ना। मैं आप लोगों को आपकी जो क्वालिटी है ना वो मैं मेजर कर लूंगा। आगे से मैं बिल्कुल आपसे बात नहीं करूंगा। आपको समझ में आ रहा हो तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा हो तो भी ठीक है, हमें कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। ठीक है ना मेरे भाई। तो मैं पढ़ने और पढ़ाने के नाम पे जाना जाता हूं। यहां पर कुछ बच्चे किसी को आई लव यू लिख रहे हैं, भैया कुछ नहीं होगा तुम्हारा, क्योंकि बेरोजगारों का इस दुनिया में कोई काम नहीं। ठीक है ना भाई। दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं जरा नाम बताओ? एक हमारे पास होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक हमारे पास क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। एक हमारे पास होता है अमोर्फस सॉलिड। एक हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, एक हमारे पास होता है अमोर्फस सॉलिड। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। एक हमारे पास होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक हमारे पास होता है अमोर्फस सॉलिड। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। आई अप्रिशिएटेड कि आप सभी लोगों को बात समझ में आ रही। तो ऐसे ही आपको बिल्कुल लिखना है जैसे मैंने लिखा है। ये हमारे पास अमोर्फस सॉलिड हो। क्या हो गया बेटा? ये हमारे पास अमोर्फस सॉलिड हो गया। एक हमारे पास है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक हमारे पास है अमोर्फस। क्रिस्टलाइन अमोर्फस, क्रिस्टलाइन अमोर्फस, क्रिस्टलाइन अमोर्फस। इतनी बात क्लियर है? ठीक है ना। अमोर्फस सॉलिड। तो ये दो प्रकार के हो गए। अब आ जाते हैं हम पहली बात करते हैं। पहली बात आती है कि हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या क्या है। ध्यान से सुनना बहुत अच्छे तरीके से। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? यानी कि वो सारे के सारे सॉलिड नहीं, आयनिक सॉलिड नहीं आता यहां पर। आयनिक सॉलिड नहीं आएगा। आयनिक सॉलिड कब आएगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना। दोज सॉलिड हुज, समझ में आया कुछ? समझ में आया कुछ? यानी कि वो सारे के सारे पार्टिकल जिनको लगातार लगातार एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर में, लगातार रेगुलर वे में लगातार जोड़ा जा सके, वो सारे के सारे हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं। क्या आते हैं बेटा? क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैटेगरी में आएंगे। सर वो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लिखूंगा, जैसे मेरे पास सॉल्ट है। हमारे पास क्या है? सॉल्ट। हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। ध्यान से सुनना, अमोनियम क्लोराइड बोलेंगे। हमारे पास I2 होगा, हमारे पास I2 होगा, आयोडीन जिसे बोलते हो।
हमारे पास देखो NH4Cl का एक नाम है दैनिक जीवन में, इसको आप लोग नौसादर के नाम से जानते हो। आप दुकानों में जाएंगे या घरों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, नौसादर बोलते हैं, ठीक है भाई। तो अमोनियम क्लोराइड है। हमारे पास एक है कॉपर सल्फेट। क्या है बेटा? कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट जो होता है इसको आप लोग एक दैनिक जीवन में, इसका नाम है नीला थोथा। मैं ऐसे बताता रहूंगा, आपको लगे तो लिख लेना, क्योंकि कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो। हमारे पास सॉल्ट है, अमोनियम क्लोराइड है, हमारे पास आयोडीन है, हमारे पास कॉपर सल्फेट है, ये सारे के सारे हो गए। और जैसे मैं लिख सकता हूं बेटा शुगर है। क्या है बेटा? शुगर है। अब शुगर तो आप लोग जानते होंगे क्या होता है, C12H22O11। तो ये बेटा हमारे पास शुगर हो गया। तो अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो इनके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, है ना बेटा। प्रेसिपिटेट फॉर्मेट में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं और एक लंबी रेगुलर संरचना में, स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देते हैं। और ये सारे के सारे किस कैटेगरी में जाएंगे? तो आपका आंसर होगा ये सारे के सारे हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड के कैटेगरी में जाते हैं। दूसरा हमारे पास डायमंड होगा। डायमंड होगा बेटा। क्या होगा? डायमंड। डायमंड के साथ ही साथ आपको इसी में देखने को मिल जाता है बेटा ग्रेफाइट। क्या मिल जाएगा बेटा? ग्रेफाइट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा? ग्रेफाइट। आप जानते हो कि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों के एलॉयज किसका है बेटा? कार्बन का। किसका है? कार्बन का। क्लियर है ना मेरे भाई? तो ये सारे के सारे हमारे एग्जांपल किस कैटेगरी में जाएंगे? आपका आंसर होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैटेगरी। क्लियर है बेटा? ध्यान से सुनना, है ना, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो मैंने क्या बताया फिर से सुन लो। वो सारे के सारे सॉलिड, वो सारे के सारे सॉलिड जितने भी आपके लगातार एक कॉन्टिन्यूअसली, आपके लगातार छोटे छोटे पार्टिकल्स में एक कॉन्टिन्यूअसली रेगुलर आपके पार्टिकल्स में देखने को छोटे छोटे कण देखने को मिलते हैं, वो सारे के सारे हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन से हमें क्या समझ में आता है? सर ये क्रिस्टल सॉलिड की बात कर रहा है। क्रिस्टल का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़े। आई लव यू खुरम, खुरम, खुर्रम, जो भी लिखा है। नाम है दुआ खातून। नाम है इनका दुआ खातून। ठीक है भाई, नाम लिखो इनका दुआ खातून। दुआ खातून। जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है मेरे भाई? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, नो नीड। सत्यम मेरे भाई, नो नीड। ठीक है, नो नीड। आप सबको जानते हो, शुगर सॉल्ट हर एक चीज को जानते हो। ठीक है बेटा, अब आ जाओ इनकी बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज की। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? ध्यान से सुनना, ठीक है बेटा, ठीक है ना। इनकी प्रॉपर्टी जरा ध्यान से सुनना। सही कह रहा हूं, कोई मतलब बनता नहीं है, ऐसे बच्चों के साथ मैं जुड़ा। पहला दिन ही हमने आपको देखा कि आप लोग इतनी ढेर सारी बातें करो, क्या फर्क पड़ता है। शांति से मैं अपना पढ़ाऊंगा, मुझे लगेगा मैं रिकॉर्डेड पढ़ा रहा हूं, खत्म बात है। सही करते हैं। देखो, अगर मैं बात करता हूं कि हमारे पास पहला पॉइंट आता है सॉरी, ठीक है भाई। अगर मैं बात करता हूं पहली बात, तो पहला हमारे पास क्या आता है? डेफिनेट। हमारे पास क्या आता है? डेफिनेट जियोमेट्री। इसकी जियोमेट्री जो होती है वो हमारी कैसी होती है? डेफिनेट होती है। मतलब अगर हम जियोमेट्री की बात करें तो आप सारे के सारे जानते हो ज्योमेट्री, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ज्योमेट्री क्या होती है। तो इनकी अगर हम ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री अगर हमारी कैसी होती है? डेफिनेट होती है, तो ये हमारे क्रिस्टलाइन मैटर यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है ना, ध्यान से सुनना। फिर हमारे पास आता है एक एनिसोट्रॉपिक। ये क्या होता है इसको मैं बताऊंगा। फिर हमारे पास आता है इसका जो होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, और ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर में बोलेंगे। लॉन्ग भी बोल सकते हो, लार्ज भी कह सकते हो, इसको आप बोल सकते हो लॉन्ग, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। मतलब एक ये लंबी व्यवस्था में आपको देखने को मिलता है। ध्यान से सुनते रहना एक एक बात को। ये थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसलिए थोड़ा सा हम इंटरेस्ट वे में लगातार पढ़ने की कोशिश करें। ध्यान से सुनते रहना। डेफिनेट जियोमेट्री, इसको भी मैं बता रहा, ये क्या होता है? इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है, आप कह सकते हो। नेक्स्ट आता है ये हमारे लॉन्ग रेंज या लार्ज रेंज ऑर्डर में, आपकी एक लंबी व्यवस्था में, एक लंबी श्रृंखला में, एक लंबी चेन में आपको देखने को मिलता है। अब सर ये आता है एनिस्ट्रोपिक। क्या होता है? तो आप ध्यान से देखना, जो हमारी डिफरेंट 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 फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना बेटा, इन डिफरेंट डायरेक्शन
ठीक है बेटा, यानी कि वो ये कह रहा है इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, ध्यान से सुनना, इसकी जो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी देखने को मिलती है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होगी। तो ये बात आती है किसकी, तो आपका आंसर होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैटेगरी में जाएंगे। आ जाओ, फिर से मैं बता दे रहा हूं क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, एक बार फिर से रिपीट। सर क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, तो आपको याद रखना, सर क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होते हैं जिनके छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं और लगातार एक कॉन्टिन्यूसली एक रेगुलर पार्ट में आपको देखने को मिलते हैं, सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। अगर हम बात करें वो कौन से एग्जांपल है, तो आपके सामने है, शुगर है, सॉल्ट है ना, NH4Cl जिसको आप अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, कॉपर सल्फेट है, आप कह सकते हैं डायमंड है ना बेटा, डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैटेगरी में जाते हैं। फिर मैंने बोला कि सर इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, आपको कैसे पता चलेगा, तो आप कह सकते हैं इसकी डेफिनेट ज्योमेट्री इनकी डेफिनेट होनी चाहिए, हमारे पास ये एनिस्ट्रोपिक होनी चाहिए। एनिस्ट्रोपिक क्या होते हैं, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग देखने को मिलेगी। अगर हम बात करते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, और अगर हम बात करें तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में आपको देखने को मिलती है। क्लियर है भाई, अब मैं आपके सिर्फ कमेंट खोलूंगा यस कराने के लिए, यहां तक बात क्लियर है या नहीं, जल्दी से बताओ फटाफट, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, यहां तक बात क्लियर है या नहीं, जल्दी बोलो जल्दी। हमें बस यस के अलावा नो नहीं चाहिए। देखो एक पूछ रहा है एनिस्ट्रोपिक का मीन क्या है, अभी मैंने ये लिखा ना, इसका मीन्स यही होता है, ये मीन्स है इसका, ये मीन्स है इसका, मीन्स का मतलब क्या भाई, यहां पर जो लिखा है हर एक बच्चे को क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, बाकी गारंटी हमारी, हमने आपका अगर हाथ थामा है लास्ट तक पकड़े रहूंगा, एक भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं लास्ट में इनके एमसीक्यू भी करूंगा, आपको याद आएगा। एक बच्चे का डाउट है, आइए डाउट देखते हैं। एक सेकेंड, एक बच्चे का बार बार आ रहा था हाँ कर सकते हैं, अभी मैं रवि इस पे बात करूंगा। सर हम हिंदी मीडियम में 10th में किया था, क्लास 12th में जाना सही है क्या है? क्लास 12th में अगर हम बात करें तो इंग्लिश मीडियम में, आप मेरे को बताओ क्या क्लास 11th आप लोगों ने इंग्लिश मीडियम में किया था, जल्दी बताओ, क्या क्लास 10th आप लोगों ने इंग्लिश मीडियम से किया था, हाँ या ना, है ना, बताओ है? इसका मेरे को मतलब बता दो शार्प। अरे यार एक सेकेंड, इसको एक काम कर देते हैं, इसको हम एक काम कर दे, डेफिनेट कर दें, क्या कर दें भैया, डेफिनेट कर दें, शार्प की जगह डेफिनेट कर दें, क्लियर है ना, ठीक है ना, शार्प का मतलब ये कर दें। चलो अभी थोड़ा ठीक है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड में मैंने लिख दिया शार्प, ठीक है ना, तो मैंने लिख दिया डेफिनेट, तो आप शार्प की जगह डेफिनेट कर लेना, क्लियर है ना, अभी क्लियर है। चलो इतनी बात आपने अगर सुन ली है, समझ ली है, तो अब चलते हैं हम लोग आगे। अब हमारे पास है अमोर्फस सॉलिड। आप जानते हो ना सॉलिड का एक पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। देखो बेटा ये हिंदी मीडियम बैच नहीं है, हिंदी मीडियम एक बैच चलता है जिसको आप प्रतिभा बैच के नाम से जानते हैं, वहां पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे आ जाओ, आगे हमारे पास है अमोर्फस सॉलिड। अब हम आपको थोड़ी देर के लिए बाहर करते हैं। सर अमोर्फस सॉलिड क्या होगा, दो सॉलिड सब्सटेंस whose constituent particle do not have a regular order are called amorphous solid। मतलब वो सारे के सारे सॉलिड जो लगातार कॉन्टिन्यूसली एक रेगुलर, है ना बेटा, रेगुलर कॉन्टिन्यूसली नहीं चलते हैं। मतलब मैं बोलूं ये रेगुलर वे में नहीं चलते हैं, ये इरेगुलर वे में चलते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं कि जो हमने आपको भी थोड़ी देर पहले पढ़ा है क्रिस्टल सॉलिड, क्रिस्टल का मतलब छोटे छोटे टुकड़े वाले जो भी थे, वो हमारे सारे के सारे आपने देखे कि वो हमारा एक पर्टिकुलर एक के छोटे छोटे साइज में मिला, और वो लगातार आपका वही शेप बार बार रिपीट हो रहा। जैसे चीनी देखियो, चीनी का जो टुकड़ा होता है, जो कण होता है, जो पार्टिकल्स होता है, वो एक जैसे नहीं, लगातार जितनी भी आप चीनी लेके आते हो सारे पार्टिकल एक जैसे ही नजर आते हैं, छोटे छोटे क्यूबिक के रूप में होते हैं, है ना। उसी तरीके से अगर आप नमक की बात करते हैं तो नमक हमारे दो तरीके से आते हैं, एक बड़ा वाला आता है
और एक आते छोटे छोटे, मतलब जैसे आप लोग टाटा का नमक कहते हो, उसका भी जो पार्टिकल होता है एक जैसे सारे के सारे पार्टिकल आपको देखने को मिलते हैं। मतलब मेरी बात, मोटी बात यही समझ में आती है कि जो रेगुलर वे में पार्टिकल को रिपीट कर रहा होगा वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे, क्रिस्टलाइन में होंगे, और जो नहीं कर रहा होगा वो अमोर्फस सॉलिड की कैटेगरी में होगा। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आ गई। जैसे इसमें हमारा पहला एग्जाम्पल क्या बनता है, चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं, वो बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैं बात करता हूं स्टार्च, स्टार्च की बात करता हूं, स्टार्च की बात करता हूं। स्टार्च को बहुत सारे बच्चे मंड कहते होंगे, आप सभी को पता है। हमारे पास गिलास है, हमारे पास गिलास, आपने देखा होगा जब गिलास है टूट जाता है तो आप देखते हैं कोई छोटा पार्टिकल कोई बड़ा पार्टिकल ऐसे ब्रेक होता है। जरूरी नहीं है कि आपने देखा कि उसको ब्रेक कराया तो एक सिमिलर वे में मिला। कांच है ना, जिसको आप कांच कहते हो, जैसे आपने देखा होगा कि रोड पे एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उसका कांच का टुकड़ा टूट गया, मतलब कांच का जो एक्चुअल में उसका जो शीशा था वो ब्रेक हो गया, और जैसे ही वो टूटा तो कोई छोटे पार्टिकल कोई बड़े पार्टिकल में क्या होता है, वो क्या होता है, टूट जाता है ना, कुछ उस तरीके से। हमारे पास स्टार्च हो गया, गिलास हो गया, हमारे पास है प्लास्टिक, हमारे पास है प्लास्टिक, ठीक है बेटा, हमारे पास गिलास है, प्लास्टिक, और भी कुछ लिख सकते हैं क्या, और भी कुछ लिख सकते हैं क्या, और क्या लिख सकते हैं बताओ, और सिलिका लिख देते हैं, सिलिका भी हो सकता है। ऐसे एग्जांपल करके ईटीसी करके छोड़ देंगे। ये हमारे वो सारे के सारे एग्जांपल होंगे जो इंडिकेट करा रहे होंगे अमोर्फस को। अब बात ये आई, ये बात तो होगी अमोर्फस की कि मतलब वो सारे के सारे सॉलिड, वो सारे के सारे सॉलिड सब्सटेंस व्हिच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल डू नॉट हैव अ रेगुलर ऑर्डर, जो सारे के सारे रेगुलर ऑर्डर में नहीं आते हैं वो अमोर्फस सॉलिड कैटेगरी में जाते हैं। स्टार्च है, ग्लास है, प्लास्टिक है, सिलिका है। अच्छा आप नोटिस करो इसका जो टेम्परेचर है वही डेफिनेट नहीं होगा, वो टेम्परेचर भी तो डेफिनेट होगा। आइए जरा इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको याद रखना होगा, इनकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है उसकी डेफिनेशन क्या हो। पहला जैसे लिखा गया है डू नॉट हैव अ डेफिनिट, है ना, या अनडेफिनिट, क्या कर सकते हो, अनडेफिनिट कह दें, अनडेफिनिट, है ना, अनडेफिनिट कह दें, अनडेफिनिट ज्योमेट्री, है ना बेटा। इनकी अपने आप में अगर हम बात करते हैं तो ये इनकी जो ज्योमेट्री होती है बेटा वो हमारी कैसी होगी बेटा, जल्दी से देखो, ये अनिश्चित होगी, है ना। डू नॉट, फिर अनडेफिनिट ना बोलो, डेफिनेटली ठीक लगेगा क्योंकि यहां पर हमने डू नॉट लगा दिया है, ठीक है ना। चलो पहला ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा आइसोट्रोपिक। आप सिर्फ सर ये आइसोट्रोपिक क्या होगा अभी मैं बता रहा हूं। ये हमारे क्या होंगे, विड, यानी कि अगर मैं देखूं कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना बेटा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये कम टेम्परेचर पे, या मैं बात करूं बहुत ज्यादा टेम्परेचर में, ये किसी भी टेम्परेचर पे गल जाते हैं। जैसे आप प्लास्टिक, प्लास्टिक के पास अगर आप प्लास्टिक अगर आप आग के पास लेके जाते हो तो उसका जो हीट है जिसको आप एंथैल्पी बोलते हो, जो आपकी उसकी एंथैल्पी है डेल्टा एच है, अगर आप उसके आग के पास लेके गए तो पिघलना शुरू हो जाता है। मतलब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है कोई भी कांस्टेंट नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, मतलब किसी भी पे ये काम कर जाता है, मतलब आप ये कह सकते हो। आगे आता है ये हमारा सॉल्ट, रेंज ऑर्डर में होता है, इसका जो रेंज ऑर्डर होता है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है भैया। आप जरा नोटिस करना, ये हमारे पास आइसोट्रोपिक का था, तो आप बोल सकते हो सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, वो जो उसमें लिखा था उसी के तरीके मैं लिख दे रहा हूं डेफिनेशन। देखो बेटा इसका मीन क्या होगा ना, आप तुरंत पूछ दोगे मीन्स क्या है, इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स क्या है, आप बोलोगे सेम 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 फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है बेटा। तो यहां पर आप ये बोलोगे कि इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी वो सेम होगी अलग अलग डायरेक्शन में। अलग अलग डायरेक्शन की अगर हम बात करें, डिफरेंट जो डायरेक्शन होंगी उसकी जो अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी की वो हमारी सेम होगी। उसमें क्या था, अलग अलग डायरेक्शन पे जो हमारी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी वो अलग अलग थी। क्लियर है ना। चलो इसके लिए आप लोग सारे के सारे बोलो यस और नो, यहां तक बात क्लियर है। कोई भी दिक्कत हो तो बताना। अब एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्टली क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड में डिफरेंस बिटवीन अमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। पूजा कह रही है सर हिंदी में लिखी, आप गलत बैच में तो नहीं आ गई, आप गलत बैच में तो नहीं आ गई,
क्लियर है ना? बहुत। अरे यार एक चीज इसमें इसका एग्जांपल लिख लो, नहीं तो एक बच्चा कह रहा है तो गुस्सा हो सकता है। इसमें लिख लेना रबर। हेलो बेटा, रबर की बात करें तो रबर इसी में आता है, रबर हमारा अमोर्फस सॉलिड में ही आता है। सर एक क्वेश्चन है, हाँ पूछिए। क्वेश्चन केवल और केवल मैं जो करता हूं वो सिलेबस से रिलेटेड, ठीक है ना भाई? सर कुछ इंग्लिश क्या हिंदी तो बताइए। अरे यार ये बड़ा दर्द हो जाएगा, ये बड़ा जल्द हो जाएगा। अरे इनका गलनांक की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इनका डेफिनेट नहीं होता है। अरे यार लो भैया, अनडेफिनेट, अनडेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है भैया? इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हमारा क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना? सर रेंज ऑर्डर क्या होता है हिंदी में बोलेंगे तो? दीर्घ परासरी, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लघु परासरी को हम लोग कहते हैं शॉर्ट, है ना बेटा? बड़ी समस्या है यार, इंग्लिश मीडियम में ये बहुत बड़ी समस्या होगी यार मेरे लिए। कि मैं आपको पहले बता दिया मैंने, अब से एक रेंज ऑर्डर क्या होता है। सबसे पहले तो मैं एक बड़ा पॉइंट हमारे लिए पता क्या, सबसे पहले बड़ा पॉइंट एक ये है कि आप इंग्लिश मीडियम से हो, तो पहले तो मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊं, फिर मैं उसकी हिंदी बताऊं, फिर मैं उसकी हिंदी की भी हिंदी बताऊं। वाह, तो भैया हो गया भैया, तुम्हारा हो गया, है ना? हो गया तुम्हारा। धीरे धीरे यार आप लोगों के साथ मैं अपने आप को खोलूंगा ना, मैं स्टिक नहीं हूं, मेरे जितना आसोड़ा आदमी तुम्हें मिलेगा नहीं। थोड़ा सा सब्र रखो मेरे भाई। जब सारे हिंदी मीडियम से हो, अच्छा एक सेकेंड यार तुम्हारे लिए पोल करा लूं, तुम गलत जगह तो नहीं आ गए? पोल करो, हिंदी मीडियम वाले कितने बच्चे हिंदी मीडियम वाले, पोल करना बेटा। हिंदी मीडियम वाले पोल करना खाली, इंग्लिश मीडियम वाले टच नहीं करेंगे। रुक जाओ रवि शंकर। यार इंग्लिश में ही तो पढ़ा रहे, कंटेंट आपको इंग्लिश में मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा, बोलूंगा मैं हिंदी में यार, सिंपल है ना मेरे भाई? रश्मि, एक सेकेंड रुको रश्मि, रश्मि क्या पूछा आपने बताओ? बताओ रोहित यार, इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं फिर भी आपको प्रॉब्लम है, तो भैया हो गया, मेरा तो हो गया, मेरा तो हो गया है भाई। 60% आप हिंदी मीडियम से हो? हिंदी वाले अच्छा हिंदी लिखो यार, ये तो भैया प्रॉब्लम हो जाएगी यार। इंग्लिश का मतलब फिर क्या हमें कंटेंट भी हिंदी और इंग्लिश में लाना पड़ेगा? मामला बिगड़ जाएगा अगर ये लाना पड़ा। ऑलमोस्ट यहाँ पर बच्चा है इंग्लिश लिख रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इंग्लिश भी लिख रहे हैं और बहुत सारे बच्चे हिंदी भी लिख रहे हैं। यार ये तो मामला गड़बड़ा गया, मुझे तो अपनी टीम से बात करनी पड़ेगी यार। यहाँ पर आप लोगों ने किसने किया है? हिंदी वालों ने किया क्या प्रॉपर? इंग्लिश वालों ने किया है? यार मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो यार, मैं किस में पढ़ाऊं? ये बैच इंग्लिश में था इसलिए इंग्लिश में पढ़ा रहा हूं, आप कह रहे हिंदी में पढ़ाओ। चलो इसके लिए मैं बाद में बात कर लेंगे, ठीक है ना? पोल कर लेंगे बाद में, ठीक है ना? ऑप्शन कर लेंगे। इंग्लिश में ही तो पढ़ा रहा है यार, तो हिंदी वाले यहाँ क्यों घुस गए भाई? नशे में बैच ले लिया गया रात को आए रात को आए थे नशे में, झूम रही थी गाड़ी, झूम रही थी गाड़ी और बैच खरीद लिया, पता चला वो इंग्लिश में था, ले लिया, है ना? हिंदी वाले ले लिया इंग्लिश में। चलो कोई बात नहीं, यहां पर आ जाओ भाई, अभी बाद में बात कर लेंगे।
अब जो हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड पढ़ा है, एग्जाम में ये आता है, काफी ज्यादा पूछा गया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये इनमें सॉलिड में डिफरेंसेस हैं। क्या है बेटा? डिफरेंसेस हैं। ठीक है भाई। तो यहां पर देखो, सबसे पहली बात राजा समझना कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं ये इसमें ऑर्गेनाइज्ड किए जाते हैं और इसमें ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते। ठीक है बेटा, क्लियर है ना? आपको उसको पता चल गया। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्लियर होता है और इनका कोई भी मेल्टिंग पॉइंट क्लियर नहीं होता। ये कभी भी गलना शुरू कर लेते हैं भाई, कभी भी गल जाते हैं। इसकी बात करें, ये हमारे क्या होता है? एनिसोट्रोपिक होता है, ये हमारे पास आइसोट्रोपिक होता है। ये हमारे कूलिंग कर्व को क्या करते हैं बेटा? डिसकंटीन्यूअस करते हैं, और ये हमारे कूलिंग कर्व को क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूअसली रखते हैं। अगर मैं बात करूं, ये करते हैं कंसीडर ट्रू सॉलिड को। अगर मैं बात करूं, ये हमारे ट्रू सॉलिड होते हैं और ये हमारे सुपर कोल्डेड होते हैं। सर ये बात आती सुपर कोल्डेड सॉलिड क्या है, तो मैं आपको बताता हूं थोड़ी सी बात। आओ बेटा, पहले मैं नोट की बात करूं। अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो आपके अमोर्फस सॉलिड है, अमोर्फस सॉलिड, ये नोट लिख लेना भाई, एनसीईआरटी नोट है भाई, ध्यान से सुनना। ये नोट क्या कहते हैं बेटा? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई, सबसे ज्यादा। ठीक है भाई, ध्यान से सुनना बेटा सबसे पहले। अब अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अगर बात करूं, अमोर्फस सॉलिड को ही हम लोग सुपर कोल्डेड कहते हैं। अमोर्फस सॉलिड को ही हम लोग क्या कहते हैं? सुपर कोल्डेड कहते हैं। इनको सुपर कोल्डेड क्यों कहा जाता है मैं आपको बताता हूं। सुपर कोल्डेड बोलो या इसको हम प्रीस्यूडो सॉलिड के नाम से जानते हैं। ये क्या करते हैं भैया, है ना बेटा? इनकी जो क्वालिटी होती है ना, ये बहने की होती। कैसी होती है बेटा? बहने की। जैसे लाइक कांच, ग्लास है। जैसे आप लोग राजस्थान वगैरह जाओ या ऐसी जगह जाओ जहां पर इमारतें हैं और जहां पर ऐसे मतलब ऐतिहासिक हिस्टोरिकल प्लेस है जहां पर आपको देखने को मिलेंगे ग्लासेस लगे हैं। तो ग्लासेस क्या लगे हैं? तो अगर आप देखोगे, ऊपर आपको पतले नजर आएंगे, थिन, नीचे थिक, मतलब ऊपर पतले हैं नीचे मोटे हैं, क्योंकि ये बहुत सालों बाद या हजारों वर्षों पहले या कई वर्षों पहले क्या होता है बेटा, जब बहुत सालें हो जाती है तो धीरे 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 वो नीचे बहना शुरू कर देते हैं। तो बहना शुरू क्यों कर देते हैं? क्योंकि इनके अंदर बहने की प्रॉपर्टी होती है, ये फ्लूइडिकल होते हैं। तो ये हमारे ट्रू सॉलिड की कैटेगरी में नहीं जाते। ठीक है बेटा, ये ट्रू सॉलिड में नहीं जाते। और एक अच्छी बात, अगर हम अमोर्फस सॉलिड को हीट कराते, ध्यान से सुनना, अगर मैं इनको अमोर्फस सॉलिड को क्या करा दूं? हीट करा दूं, और हीट कराने के बाद इनको ठंडा करा देता हूं, कूल करा देता हूं, तो क्या होता है? ये सारे के सारे हमारे क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी को दिखाने लगते हैं। तो आप लोग कह सकते हो विच इज वाई एंशिएंट ग्लासेस ऑब्जेक्ट अपीयर मिल्की। और आपने देखा होगा कि जब हम इनको अमोर्फस से क्रिस्टलाइन सॉलिड में बदलते हैं तो वो हमारा कैसा दिखाई देता है? वो मिल्की साइड हो जाता है, दूधिया कलर का दिखाई देता है। जैसे हम समझ जाते हैं कि हमारा कैसा था? अमोर्फस था। तो अमोर्फस को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट करा सकते हैं हीट कराकर। ठीक है मेरे भाई, तो ये हमारे डिफरेंसेस थे। जल्दी बोलो, यहां तक बात क्लियर है, हाँ या ना? इतनी बात क्लियर हो गई भाई? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी से। इतनी बात क्लियर है, हाँ या ना? मैंने अभी हिंदी और इंग्लिश के लिए ही कमेंट किया था, लेकिन मुझे समझ में खुद नहीं आ रहा कि मैं किस बैच में पढ़ा रहा हूं। मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूं, हाँ, लाइक ग्लास। साक्षी एकदम सही बोली, लाइक ग्लास। ठीक है भाई, सर रिपीट कर दे। अच्छा, रिपीट कर देते। सर रिपीट करने का मतलब ये होता है, देखो एक बात हम आपको बताएं, जब मैं सारा का सारा पढ़ा दूं और एक आध पॉइंट ना पढ़ा, मैं एज अ टीचर नहीं, एज अ भाई के तरीके बता रहा हूं, जब मैं सारा का सारा पढ़ा दूं और एक आध डाउट रह जाए क्लियर, छोटा मोटा, और उनमें से ऐसा लग रहा है कि हमारा काम चल रहा है, जैसे डिफरेंसेस हमने 6 बताए और आपको 5 समझ में आ गया और एक दिमाग में जा ही नहीं रहा, गुरुजी ने 10 बार बताया है, तो उसको छोड़ो यार। क्यों? पता है, क्योंकि डिफरेंसेस आपके एग्जाम में 4 से 5 ही पूछे जाते हैं, है ना? तो ये मैं आपको भाई के नाते बता रहा, क्लियर है ना? हाँ, अब आगे देखना, मानसी मेरे को बता रही है सर आप सही पढ़ा रहे। अच्छा, मेरे को आज पता चल गया कि मैं सही पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे पास आता है, हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड के प्रकार होते हैं। जैसे पहला,
पहला हमारे पास है मॉलिक्यूलर 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 सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड मैं इतना अच्छा लिखता नहीं हूं जितना अच्छा लिखवा रहे हो तुम लोग। देखो अगर हम मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करते हैं तो एक हमारे पास आता है पोलर सॉलिड। कैसा आता है बेटा? पोलर सॉलिड की कैटेगरी में जाएगा। एक हमारा होगा नॉन पोलर सॉलिड, नॉन पोलर सॉलिड। एक हमारा नॉन पोलर सॉलिड होगा। एक हमारा और होगा जो हमारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डेड बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। अच्छा एक काम कर लेते हैं, यहां पर पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड ये बोलते रहते हैं, है ना, नहीं तो इसको बोरा लग जाएगा। पोलर मॉलिक्यूलर 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 सॉलिड अभी सही है ना बेटा? और इसको क्या बोलोगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और ये हमारा आएगा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या बेटा? मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये हमें 3 पढ़ने। तो आप देख लो मॉलिक्यूलर सॉलिड को हमने कितने पार्ट में डिवाइडेड किया है? 3 पार्ट। अब सबसे पहले बात ये आएगी, व्हाट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड? ये हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है? कोई बच्चा जानता हो तो जल्दी से बताए मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है, जल्दी बताओ। अरे यार रुक जा नीमा रॉय, है ना बेटा? रॉय रुक जा ना भाई, सब कुछ पढ़ाऊंगा ना यार। मॉलिक्यूलर के अंदर ये 3 पार्ट आते तो मेरे को पढ़ाने दो यार अपने हिसाब से। आपको हमसे ज्यादा आता है क्या? है कुछ भी यार। भाई मैं रात में सपने में आऊंगा, फिर सोच लेना, मैं सपने में आके ना मारूंगा सभी को तमाचे तमाचे। सॉरी, ठीक है भाई, सोच लेना बेटा। वैसे भी मेरे पास ये रखा है देखो, है ना, दैट इज द सॉलिड। हाँ एक बच्चे का सौरभ है, मैं भाई क्या मदद कर सकता हूं आपकी? बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? चलो पहले तो मैं आपको साइड करूं क्योंकि आप बतियाने में बहुत ज्यादा हो। तो ये मैंने क्या बताया, मॉलिक्यूलर जो सॉलिड होते हैं वो टोटल हमारे 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक हमारे पास है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, तीसरा है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है ना मेरे भाई? एक एक बात को अच्छे से पढ़ते, पहले आ जाओ, पहले लेके चलते हम आपको। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। वैसे होता ही मोहब्बत पहली बार है, लेकिन कुछ हमारे यहाँ पर आशिक ऐसे बैठे होंगे कुछ हमारे पास, है ना बेटा, ऐसे आशिक बैठे होंगे कि भैया किन्हीं को देखकर भी मोहब्बत जाग जाती। ध्यान से देखो भैया, मॉलिक्यूलर क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। सर बात आती कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, ध्यान से सुनना। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है क्या? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है ये हमारा क्या होगा? कोई बेटा एटम हो सकता है, कोई हमारा मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई हमारा मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई हमारा आयन हो सकता है। ये सारे के सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहलाते हैं। ठीक है बेटा? ठीक है ना? क्लियर? क्लियर है ना बेटा? ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। कोई एटम हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई हमारा आयन हो सकता है। दैट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्लियर है ना? तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर molecules, they are attract या attached to each other by weak van der Waals force। सर van der Waals force क्या है? ये आपको पढ़ाया गया हो क्लास 11th। ठीक है बेटा, है ना, van der Waals force। अब सर van der Waals force क्या होते हैं? आप सभी को पता है, मतलब कोई एक एटम है, कोई दूसरा एटम है, इन दोनों को अट्रैक्ट कराया गया, लेकिन उनके बीच में जो फोर्सेस है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो कमजोर होता है, कम होता है। जैसे हमारे पास यहां पर है, मान लेते किसी लड़के का नाम लेते हैं, नहीं लड़के का नाम मैं क्यों लूं भाई, मैं लड़की का नाम लूंगा, नाम है प्रेमा। ठीक है ना, नाम है इस बच्ची का प्रेमा, मान लेते हैं प्रेमा है ना बेटा, यहां पर प्रेमा है और ये मेरी बहुत अच्छी बहन है। हुआ क्या इनसे जो है मेरा मतलब थोड़ा सा बहन है, तो मान लेते हैं कि हमारी इनकी जो बॉन्डिंग है, जो बॉन्डिंग की बात करते हैं वो बॉन्डिंग बहुत कम है। ठीक है ना, बॉन्डिंग बहुत कम है, क्योंकि इनके जो विचार हैं और जो हमारे विचार हैं मैच ही नहीं करते भाई।
तो इनकी जो बॉन्डिंग है वो कमजोर है। तो ये हमारा एक तरीके से हो गया वांडर वाल्स फोर्सेस। तो लगने वाला जो अट्रैक्शन है, लगने वाला अट्रैक्शन फोर्सेस है, जब कम होता है दैट इज द वांडर वाल्स, उसको हम वांडर वाल्स कहते हैं। ठीक है बेटा, अब आ जाओ। इतनी बात क्लियर है बेटा, इतनी बात क्लियर है। तो यहां पर क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, यानी कि कोई भी एटम है, कोई भी हमारा मॉलिक्यूल है या कोई भी आयन है, जब वो वांडर वाल्स फोर्सेस से जुड़ा होता है दैट इज द मॉलिक्यूलर सॉलिड। वो हमारे सारे के सारे मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाते हैं। सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे, आप ऐसे ही पढ़ा रहे बेटा, हम ऐसे ही पढ़ाएंगे। और जिनको ये लगता है कि हमको नहीं पढ़ना है तो गो टू हेल। देखो अभी तो आप पहला दिन है, अभी तो पहला दिन है, धीरे धीरे मेरे को जानोगे यार। बहुत सारे बच्चे जानते हो तो छोड़ो और धीरे धीरे आप जान जाओगे तो मजा आ जाएगा भाई। ठीक है ना भाई, चलो इतना बात पता चल गया। अब आ जाते हैं, बच्चा जल्दी से बताओ सारे के सारे वो कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं जो अमोर्फस सॉलिड की कैटेगरी में। देखो मेरी बात का बुरा बिल्कुल मत मानना, क्योंकि मैं आपका बड़ा भाई हूं और आपको मैं थोड़ी सी शिक्षा दे रहा हूं केमिस्ट्री को लेके। ठीक है बेटा, एक अंशराज है वो बोला आई लव यू मोनू, हाँ है ना। तो ये अंग्रेज लव यू छोड़ गए थे, क्या करें भैया, नहीं तो हिंदी में कहते हैं मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूं या करता हूं, है ना। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं ये आपको पता चल गया। जल्दी से बताओ सारे के सारे एग्जाम्पल मैं जो पूछ रहा हूं वो बताओ। जो हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं वो कौन कौन से एग्जाम्पल बता सकते हैं, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी से। जैसे हमारे पास होता है, जैसे मैं बोल दूं सॉलिड, सॉलिड CO2, सॉलिड CO2 हो सकता है ना बेटा। हमारे पास हो सकता है ड्राई आइस, है ना बेटा, ड्राई आइस हो सकता है ना बेटा। ब्लू आइस, है ना, गाना सुना है ना बेटा, ब्लू आइस। हनी सिंह, हनी सिंह, यो हनी सिंह, जैसे उसने कम बैक किया आप भी करिए, आगे आ जाओ, है ना। और क्या बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं बताओ। आयोडीन बोल दो, आयोडीन बोल दो, सीधे लिख देते हैं I2, है ना, आयोडीन बोल दो। और नेफ्थलीन भी बोल सकते हो, लिख देना नेफ्थलीन ETC, खत्म। तो ये सारे के सारे क्या है, तो आप जरा देख लो, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड की कैटेगरी में जाएंगे। ठीक है बेटा, ये किस में जाएंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड की कैटेगरी में जाएंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं, जिनके जिनके मॉलिक्यूल एटम आयन के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, वांडर वाल्स फोर्सेस लगते हैं, वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूलर फोर्सेस ही कहलाएंगे। क्लियर है मेरे दादा, दादा बोलो क्लियर है ना, कौनो दिक्कत किसी को जल्दी से बता दो। देखो एग्जाम्पल ढेरों हो सकते हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। ठीक है बेटा, चलो चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अब हमारे पास आता है पोलर। देखो पोलर की बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन मैं आपको पोलर और नॉन पोलर में पहले डिफरेंसेस बता दूं। तो आपको छोटी बात बताता हूं, लेकिन आप थोड़ी सी बात जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पोलर की, ये हमारे पास पोलर है और ये हमारे पास नॉन पोलर। मोटी बात तो हमें ये समझ में आती है, जो सारे के सारे वाटर में क्या हो जाए बेटा, वाटर में डिजोल्व हो जाए, क्या हो जाए बेटा, डिजोल्व हो जाए, वो सारे के सारे पोलर है। और जो डिजोल्व ना हो वो हमारे पास नॉन पोलर। सबसे मोटी बात, ठीक है बेटा, मैंने क्या बताया, एक बच्चा पूछ रहा आदर्श सॉलिड क्या होता है, ऐसे बच्चों का हम क्या ही कर सकते बता, है ना बेटा, ऐसे बच्चों को मैं क्या कर सकता, जैसे ध्यान से। अब मैं पोलर को भी क्या ध्रुवी लिखूं, है तब तुमको अच्छा लगेगा। पहले मैं आज बाद में पोल करा लूंगा कि कितना बच्चा केवल और केवल हिंदी में है, और जितना बच्चा हिंदी में होगा, अगर मुझे लगेगा कि बहुत सारे बच्चे यहां पर हैं तो यहां पर फिर मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके आऊंगा। ठीक है मेरे बच्चे, कोशिश हमारी ये है कि ये बैच इंग्लिश में है, तो इसलिए मैं सारी चीज इंग्लिश में लिख रहा हूं। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना। वो सारे के सारे पोलर जो हमारे कहा वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, वो सारे के सारे पोलर होंगे। जो वाटर में डिजोल्व नहीं होंगे वो नॉन पोलर। लेकिन इनकी कई सारी कंडीशंस होती हैं पोलर की। सबसे पहला कि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके ऊपर दिखना चाहिए लॉन पेयर, वो कोई एक एंगल बनाना चाहिए, ये दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है बेटा, वो हमारा अगर एसिमेट्रिक है तो वो भी हमारा पोलर होगा। ऐसे कई सारे पॉइंट होते हैं, ऐसे कई सारे पॉइंट्स होते हैं, अगर इन कई सारे पॉइंटों में एक पॉइंट अगर देखने को मिला दैट इज द पोलर। वो कैसा होगा बेटा, पोलर होगा। क्लियर है बेटा, क्लियर, ठीक है मेरे बच्चे।
हाँ बेटा प्रिंस, ये पढ़कर आप सीयूटी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सीयूटी में है ही क्या यार, है? हाँ सानिया, देखो सानिया ने सही बताया, प्योर जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो प्रतिभा बैच के हैं, यहां पर प्योर इंग्लिश मीडियम है। ठीक है बेटा, अब आगे आ जाओ। तो ये पोलर और नॉन पोलर की बात समझ में आ गई। अब आ जाओ जरा मैं समझा दूं पोलर। सबसे पहले पोलर की बात ध्यान सुनना। इफ टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय कोवैलेंट बॉन्ड, देन मॉलिक्यूलर बिकम्स पोलर इन विच डाइपोल इज प्रोड्यूस्ड। अब जरा नोटिस करना, अगर मैं बात करता हूं डिफरेंट अलग अलग डिफरेंट टाइप के, अगर आपको देखने को मिलते हैं क्या बेटा, एलिमेंट कनेक्ट रहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है, ध्यान से सुनना, वो हमारा सिंगल बॉन्ड होता है। ये कैसा बॉन्ड होता है बेटा, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को ही आप लोग कह सकते हो सिग्मा बॉन्ड। क्या कह सकते हो बेटा, सिग्मा बॉन्ड। तो जो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड होता है इसको ही आप लोग कहते हो सिग्मा बॉन्ड। अब लेकिन बात ये आती है इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है, इस बात को मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। सर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बारे में फाइंड करना है। दो बच्चों को लेंगे, दो बच्चों के नाम बताओ, किन किन बच्चों का नाम लेंगे। अब आ जाते, एक का नाम है पूजा, एक का नाम पूजा। अरे पूजा, आज फंस गई पूजा, फंस गई पूजा। देखो भैया पूजा का मुंह कुछ इस तरीके है, देख लो बेटा, ये वही पूजा है ना। ये देखो, ये बनाया मुंह इसने लगा के रखी है भैया, ये लगा के रखी है खोपड़ी पे बिंदी, ये रेशमी जुल्फे, आहा हा हा। अरे क्या बात है पूजा, ये जुल्फे उल्फे निकाल के कहाँ जा रही हो, ये हमारे पास पूजा है। अब भैया चित्रकारी तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हम ठहरे केमिस्ट्री के अध्यापक, है ना बेटा, ये इनके हाथ पैर बनाती ये पूजा है। कौन है भैया, ये हमारे पास पूजा है। क्या है बेटा, ये पूजा है। ये हमारी कौन है, पूजा। कोई नहीं बच्चा हंसेगा, कोई नहीं हंसेगा, कोई नहीं हंसेगा। दूसरे एक लड़के का नाम लिखते हैं, ये है आदर्श। आदर्श का मुंह देखो जरा आदर्श का मुंह देखो कोई हंसेगा नहीं, देखो मेरी चित्रकारी पे, मैं ऐसी चित्रकारी करता हूँ। ये भैया रंगा राव है, इसने देखो ये टीका लगा के रखा है कोई भी नहीं हंसेगा हमारी भैया, कोई भी हमारी चित्रकारी भेद देखो, आहा बाल देखो, हाँ तेरे नाम बनेंगे ये है बेटा हमारा आदर्श हुआ ये आदर्श आ गया आज काम से। ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारे पास आदर्श है। क्या है बेटा, आदर्श है बेटा। कौन है ये, आदर्श कोई नहीं हंसेगा, कोई नहीं हंसेगा भाई आप लोग हंस क्यों रहो भाई, मैं आपको पढ़ा रहा। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्या बेटा, एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। आज के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तुम्हारा कभी भी कोई प्रॉब्लम में नहीं आएगा, ध्यान से सुनो इनके आपस में बीच में लड़ाई होगी भाई इनकी आपस में बीच में लड़ाई होगी, इनकी आदर्श की और ध्यान से सुनना पूजा के बीच में भाई साहब लड़ाई होगी, है ना, आपस में लड़ाई होगी। ये है पूजा और ये है आदर्श। अब इसमें ये देखना है ताकत किसके पास ज्यादा है, तो ताकत थी मेरी बहन के पास ज्यादा, पूजा के। आदर्श मार तमाचा, मार तमाचा, मार तमाचा, लाल कर दिया भाई किसको आदर्श को, बेचारा आदर्श लाल हो गया। कैसा हो गया बेटा, लाल हो गया। अब यहां पर ये सब समझ में आता है कि अगर हम थोड़ा सा ध्यान सुनना, मैंने यहां पे समझा दिया आपके लहजे से। अब यहां पर इन दोनों में एक रस्सा बांध दिया गया, एक रस्सी है जो ये है। यहां पर इनके पास ये ताकत है, इनके पास ये ताकत है, भैया इनके पास ताकत है, और ये हमने बाउंड्री रेखा खींच दी है। तो ये जो बाउंड्री रेखा के इस साइड है ना बेटा, जिनके पास ताकत ज्यादा होगी वो रस्सी अपनी तरफ खींच लेगा ना, वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। ठीक है भाई, है हंसना नहीं है किसी भी बच्चे को, ऐसे ही इंटरेस्ट पूर्वक पढ़ाऊंगा मैं। आप भी कहोगे कि गुरुजी कहानी डन है,
ठीक है भैया। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं? जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉनों के जोड़े जिस साइड खिंच के चले गए। किसके साइड चले गए? पूजा के साइड। तो पूजा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इन कंपैरिजन ऑफ अदर्स। क्लियर है ना? क्लियर है? बोल लो, अरे बोलो यार, आया कि नहीं? यार मजाक कर रहे हो गुरु, मजाक कर रहे हो आप लोग, मजाक कर रहे हो हैं? एक एक चीज ऐसी क्लियर करूंगा मैं आपको। बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं? अरे यार क्लियर के लिए तो बता दो यार, है ना? इतना इंटरेस्ट के साथ चीजें चलेंगे तो क्या ही मजा आएगा, है? हाँ चलो भाई, यहां पर पूजा और आदर्श के बारे में आपने सुन लिया। देखो आपस में कोई नहीं लड़ेगा, यहां पर लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे, लड़ाई वड़ाई करना पाप होती भैया, है ना? चलो क्या यार गुरु जी तुम लड़वा दीस, गुरु जी तुम लड़वा दीस हैं। आप देखो, अब यहां पर मैं एग्जांपल के तौर की बात करता हूं। व्हेन टू डिफरेंट, मतलब अलग अलग दो एलिमेंट होनी चाहिए तभी उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैं बोलूं कि हमारे पास है HCl, हमारे पास क्या है? HCl, हमारे पास क्या है बेटा? HCl। तो देखो ये एक डिफरेंट एलिमेंट है, ये एक डिफरेंट एलिमेंट है। दोनों जब डिफरेंट एलिमेंट होते हैं तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। यह हमें बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना? अब अगर हम इन दोनों की कंपैरिजन कराएं तो जल्दी से बताओ, हम ऑप्शन देंगे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए में H है, ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास क्या? Cl। जल्दी से बताओ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? A और B। व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? हाइड्रोजन और Cl। हाइड्रोजन और Cl के बीच में कौन ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है? जल्दी से बताइए, हाइड्रोजन और क्लोरीन, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो जरा, हम भी तो समझे। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब एक बता रहा है। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब कौन पूछ रहा है? हमारे यहाँ तो यार किसी की शादी हो रही है, बाहर ढोल बज रहा है। बी सभी लोग दे रहे हैं, बहुत बढ़िया आंसर। सभी लोगों का बी एकदम एब्सोल्युटली राइट आंसर है। और वो पता नहीं, बहुत सारे बच्चों ने पता नहीं क्या क्या दे दिए। ऑप्शन नंबर बी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। होता क्या है कि जो हमारा हाइड्रोजन है, ये हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के पेयर Cl की साइड खिसक जाएंगे, इसके ऊपर पार्सली निगेटिव और इसके ऊपर पार्सली हमारा पॉजिटिव देखने को मिलेगा। जो हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसके साइड हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का पेयर खिसकता है, उसके ऊपर साइन नेगेटिव आता है। जिसके साइड से जाता है उसके ऊपर आपका साइन पॉजिटिव आता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है बेटा? अबे भांगड़े में कोई साउंड ना होता है। ठीक है भैया, तो याद रखिएगा, ये पॉइंट तो समझ गए। एक पॉइंट और है, देयर आर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देयर पोलर हमारे मॉलिक्यूल। अगर हम बात करते हैं तो इनके बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगता है, यानी कि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स रखता है इन दोनों के बीच में। ठीक है राजा, क्लियर है ना? कोई दिक्कत हो तो बता देना। हमारे पास SO2 है ना? और ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये वाला हमारा पोलर हो गया। अब आ जाओ इसी तरीके से नॉन पोलर। सर नॉन पोलर के बीच में आप जानते हैं कोवैलेंट बॉन्ड नहीं लगेगा, कोवैलेंट बॉन्ड नहीं लगेगा, है ना बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड नहीं लगेगा। जब कोवैलेंट बॉन्ड नहीं लगेगा तो एक बात तो सर समझ में आती ही आती है, वो पता है क्या? जब कोवैलेंट बॉन्ड नहीं लगेगा इसका मतलब है कि ये हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होगा, वीक होगा। जो वीक होता है वो वान डेर वाल्स फोर्स होता है। याद आया ना? पीछे बताया था, ठीक है बेटा? ठीक है, आगे देखो। मॉलिक्यूल सिमिलर डू नॉट हैव पोलैरिटी। जब दोनों एलिमेंट सेम होते हैं तो उनके बीच में पोलैरिटी नहीं होती है। जैसे जैसे आप एग्जांपल के रूप में देखोगे, जैसे हमारा H2 है ना बेटा? हमारे पास Cl2 है, हमारे पास N2 है, ETC। अब जरा नोटिस करना, ये हमारे सिमिलर एलिमेंट हैं तो ये हमारे पोलैरिटी को इंडिकेट नहीं करेंगे। आगे आता नाउ देयर मॉलिक्यूल्स आर
अट्रैक्ट टू ईच अदर बाय वीक वान डर वाल्स फोर्स, या इसको अपन लोग लंदन फोर्स के नाम से जानते हैं। और ये सारे के सारे हमारे कैसे होते हैं? नॉन पोलर। कैसे होते हैं बेटा? नॉन पोलर होते हैं। बेटा नोट्स मिलेगा, ठीक है बेटा? जल्दी से बताओ क्लियर है कि नहीं, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो जल्दी। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? जल्दी से बताओ हाँ या ना में आंसर दे दो, तब तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात हमें वैसे भी नहीं। द्विध्रुव बोलते बेटा इसको यार, बड़ा समस्या है। एक बच्चे का आंसर आ रहा सर आपकी शादी होगी, नहीं भैया अखंड सिंगल है, अखंड कुंवारे हैं हम। बताओ अभी सर रिपीट प्लस, सर रिपीट का मतलब क्या हुआ? माही का डाउट है, डाउट और वाउट क्या है भैया? सर बुक एनसीईआरटी सिर्फ लेना है क्या? नहीं, कोई बुक मत लो, हम जितना पढ़ा रहे उतना पढ़ो। सर कोवेलेंट क्या होता है? सर कोवेलेंट क्या होता है? नाम है आराध्या। जैसे आप आराध्या अकेली हैं, ध्यान से सुनना, आप अकेली हैं, नहीं आराध्या नहीं पूछा था, इलेक्ट्रोनेगेटिव। एक बार फिर से समझा, आराध्या को मैं समझाना चाह रहा हूं। जैसे हमने कह दिया कि आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को जानती है, जैसे आपकी दोस्त मान लेते हैं मानसी है, आपकी दोस्त मानसी है, आप दोनों के बीच में लड़ाई होगी, एक बीच में लड़ाई नहीं होगी तो मान लेते गेम खेल रहे हैं, एक रस्सी ले ली, एक साइड कौन है? एक साइड हमारी मानसी, एक साइड आप है, तो आपने अपनी साइड अगर खींच ली तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज्यादा है। मतलब जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन के पेयर अपनी साइड ले लेता है, वो हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है इन कंपैरिजन ऑफ, है ना? समझ गए? सर जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा क्या? नहीं, हाँ मतलब हाँ ठीक है ठीक है, वही मतलब हुआ, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो हमारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। सर आकृषि कुछ पूछ रही है, सर प्लीज क्लासेस इंग्लिश में लीजिएगा, मैं इंग्लिश मीडियम से, बेटा इंग्लिश में ही ले रहा। माही है, माही कह रही है सर व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? सर व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है, जैसे मान लेते माही है, ठीक है भैया, माही है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहते, आप एक लड़की है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जाहिर सी बात है शादी आप किससे करेंगे? एक लड़के से करेंगे, क्योंकि दोनों साइड डिफरेंट होना चाहिए, दोनों साइड डिफरेंट होना चाहिए। अगर आप एक लड़की है तो शादी किससे करेंगे? लड़के से। दैनिक जीवन के एग्जांपल ले रहा हूं, आप कभी भूल हो गया नहीं। आप एक लड़की है, लड़का से शादी करेंगे, दोनों डिफरेंट है, बीच में एक बॉन्ड बना, दैट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। अगर अगर आपको बनाना था कौन सा बॉन्ड, है ना, वान डर वाल्स बनाना था, तो आपको बनाना होगा सेम, यानी कि नॉन पोलर। सर नॉन पोलर में हमने क्या पढ़ा? मॉलिक्यूल सिमिलर एलिमेंट। देखो ये सिमिलर है, ये जैसे हमने H के साथ H जोड़ा, दोनों सेम है, तो अगर दोनों सेम है तो वीक बॉन्ड होगा। जैसे मान लेते हैं कि लड़की है, कि लड़की के साथ शादी कर ली, तो ये वीक बॉन्ड बनेगा, ये वान डर वाल्स फोर्स होगा। क्लियर है ना मेरे भाई? सर कल से आप हिंदी में पढ़ेगा। अरे यार क्या यार, मेरे को तो खुद नहीं समझ में आ रहा। मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा कि आप जो है किस बैच में घुस गए। अब आता है हाइड्रोजन बॉन्डेड। देखो दो बातें याद रखना है आपको। हाइड्रोजन बॉन्डेड क्या होता है? एक हमारे पास याद रखना, ये नोट में पॉइंट, ये नोट में पॉइंट याद रखना। एक हमारा आंसर आता है फोन, ये हमारा फोन है, ये आप वाला फोन नहीं, ये हमारा वाला फोन। F फॉर फ्लोरीन है, O फॉर ऑक्सीजन और N फॉर नाइट्रोजन। अगर इनके साथ अगर आपको डायरेक्टली कोई भी, जैसे हम बात करते हैं फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इनके साथ, लो भैया चैट बंद, ध्यान सुनना, ये हमारे पास फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इनके साथ अगर आपको डायरेक्ट हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच्ड मिलता है ना बेटा, है ना, तो वो हमारा H बॉन्ड होता है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, ध्यान से सुनना, एग्जांपल की बात करूं, जैसे हमारे पास एग्जांपल में मैं बोल दूं कि हमारे पास है, ध्यान से सुनना, हमारे पास, जैसे मैं एग्जांपल में बात करता हूं, जैसे हमारे पास HF है, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, हमारे पास NH3 है, हमारे पास मैं एग्जांपल ले लूं H2O है, ये सारे के सारे वो हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डेड रखते हैं, ETC करके छोड़ देंगे। मतलब जब हाइड्रोजन डायरेक्टली F के साथ, N के साथ और O के साथ देखने को मिलता है, वो H बॉन्ड बनाता है। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे? तो आप जरा नोटिस करना, जैसे हमने बोला H के साथ जैसे आप S लगाओगे, अब जब इसके साथ ये जुड़ेगा तो ये डॉटेड फॉर्मेट में जुड़ेगा, फिर हमारा क्या जुड़ेगा भैया? H जुड़ेगा, ध्यान से सुनना, फिर हमारा H जुड़ेगा, फिर ये हमारा F आएगा, फिर ये डॉटेड जाएगा, फिर हमारा H आएगा, फिर ये हमारा F आएगा।
ये जो डॉटेड वाला पार्ट है ये आपका H बॉन्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? H बॉन्ड कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल और NH3 का भी हम समझाने की कोशिश करते हैं उसी में। देखो अमोनिया की अगर हम बात करते हैं तो ये तो एग्जांपल इसका हो गया। अब आते इसका समझाते हैं। इसका कैसे स्ट्रक्चर बनेगा? जैसे ये हमारा N है, ठीक है भैया, ये हमारा क्या बेटा? H है, ये हमारा क्या है? H है, और ये हमारा क्या है? H। ऐसे मैंने बना दिया। अब अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, मतलब आप ऐसे नहीं बना सकते, नहीं तो मामला जाएगा बिगड़। फिर आप कहोगे गुरुजी हो गया मामला छठ, है ना बेटा? एक काम करते हैं, ये N हुआ, ये हमारा H हुआ, ये H हुआ, और एक आपका ये हो गया H। इस तरीके से इधर मैं कैसे समझाऊं? N के साथ H लगाना है तो थोड़ा सा एक को मैं इधर कर देता हूं, ये H को, ठीक है बेटा? ये H को कर दिया, ठीक है ना? आप ध्यान सुनना। अब इधर को हम लेंगे, इधर पे आप लोगे N को, इधर को N लोगे, इधर को हमारा क्या आएगा? मान लेते H लगा दिया, ठीक है दादा? ध्यान से सुनना बहुत अच्छे तरीके से। ये हमारा N हो गया, H हो गया, ये ऊपर H लगा दो, ठीक है, और एक लगा दो H इधर पर, ठीक है ना? किसी भी तरीके स्ट्रक्चर बना दो, ऊपर लगा देते इधर और इधर, दूसरे को साथ में जोड़ सकते थे। हमें कुल मिला के आपको बॉन्ड दिखाना है। ये वाला जो आपको देखने को मिल रहा है ये हमारा क्या बना? H बॉन्ड बना। अब जरा नोटिस करना, ये हमारा नाइट्रोजन के साथ H बना रहा है, आपका आंसर होगा हाँ, इसलिए H बॉन्ड है। ये हमारा फ्लोरीन के साथ H बना रहा था, हाँ, इसलिए H बॉन्ड है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं। जब हमारा फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डायरेक्टली किसी एटम से जुड़ा होता है, वो किसी एटम नहीं, केवल और केवल हाइड्रोजन, उसके साथ H बॉन्ड होगा। क्या सभी के साथ H बॉन्ड बनना पॉसिबल है? नहीं। आप ध्यान सुनना, जिनके साथ H बॉन्ड बनता है वो हमारे पोलर होते हैं, जिनके साथ H बॉन्ड बनता है वो हमारे पोलर होते हैं, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। जिनका H बॉन्ड जिनके साथ बनते हैं वो हमारे पोलर होते हैं, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। इतनी बात माइंड में सेट कर लेना। चलो, ये हमारे पास हो गए यहां तक। अब यहां पर इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लो और इसके बाद हमारा ये वाला पार्ट यहां तक का खत्म। जैसे पहला, इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, किनकी? मॉलिक्यूलर सॉलिड की, लो है। और ये हमारे क्या है बेटा? ये हमारे सॉफ्ट और मैलिएबल हैं। और यहां बात करें तो ये हमारे पुअर कंडक्टर हैं, किसके? इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है बेटा? तो ये हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड के क्या है? कुछ टाइप्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको 2-3 बातें याद रखनी, ठीक है ना? हमने वो H बॉन्ड की प्रॉपर्टी बताई थी, यहां पर मॉलिक्यूलर की बात कर रहे हैं। तो यहां तक की बातें फटाक से बता दो, किसी को भी कोई समस्या हो तो बता दो, नहीं तो फिर हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है भाई? जल्दी से बताओ, जल्दी बोलो फटाफट। जल्दी बोलो, जल्दी से, जल्दी बोलो फटाफट। अरे नरम और मुलायम की बात करते हैं। नरम और मुलायम, ऑल क्लियर। नो डाउट, बहुत बढ़िया। NH3 में क्या प्रॉब्लम है? एक बार आप वीडियो को दोबारा से देखना, ठीक है बेटा? आप लोगों को पहले मैं 2-3 बातें जरूर करूंगा कि आप लोगों को एक्चुअल में क्लास 11 बकवास रही है, 100% क्लियर है ना बच्चा? क्लास 11 आपकी बकवास रही है, इसलिए आपको क्लास 12 में थोड़ी सी तो परेशानी होगी, इस बात को याद रखना। लेकिन धीरे धीरे, ठीक है ना? एक बच्चा कह रहा है, जो भी कह रहा सर क्लास एंड कर दीजिए। तो अगर आपको लग रहा है क्लास एंड करिए, आप अपना फोन को छोड़िए, कट करिए, निकलिए भाई, यहां पर क्यों बैठे हो? हैं? ऐसे बच्चे बिल्कुल सावधान रहें। क्लास में एंड करना कब करना वो मेरी प्रॉब्लम है। आप यहाँ पे याद रखो कि बाप और मास्टर को कभी भी ज्ञान नहीं देते, है ना? ठीक है ना? बाप और मास्टर को ज्ञान देने की कोई आवश्यकता नहीं, वो आपसे 10 गुना ज्यादा ज्ञान रखता है, ठीक है?
ज्यादा बातें नहीं करूंगा, मैं कंटेंट की बातें करूंगा जो एक्चुअल में आपके लिए सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर भी आपको ये लगता है कि मैं केवल और केवल बातें करूं आपके साथ, तो आप ये सोचने भी मत, क्योंकि मैं पढ़ने और पढ़ाने के लिए जाना चाहता हूं, मैं वही करूंगा। ट्यूशन मैं कराऊंगा आशीष एंड में, ठीक है ना, बस चलते रहो आगे। आपका क्लास 11th रहा है गंदा, इसमें मेरा कोई दो राया नहीं है। अगर आपका क्लास 11th गंदा रहा तो इसमें टीचर कुछ नहीं कर सकता। चैप्टर थ्योरेटिकल आपको पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम में आपको एग्जाम देना ही है, तो क्यों ना चुपचाप पढ़ो यार, है? चलो, ज्यादा ज्ञान के लिए माफी, लेकिन याद रखो भाई कि आपका आज मेहनत कल रंग लाएगा, ये याद रखिएगा। हर एक छोटी से छोटी चीज मेरा बताना काम है, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान से देखना, ठीक है ना भाई। चलो इधर देखो, आइनिक की अगर हम बात करें तो आइनिक का कुछ मतलब नहीं समझ में आता। आइनिक का मतलब जरा नोटिस करना, यहां डेफिनेशन को तो बाद में देखना, इसीलिए कह रहा मैं बात करता हूं आयंस की, मैं बात करता हूं आयंस की। अगर मैं आयंस की बात करता हूं तो आयंस हमारे दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक हमारा पॉजिटिव, एक हमारा पॉजिटिव, एक हमारा होता है निगेटिव। देखो बच्चा, जो हिंदी मीडियम से होगा उसको थोड़ा कम समझ में आएगा, मेरी उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं, आप गलत बैच में। ये हमारा निगेटिव, ये हमारा निगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव और निगेटिव। यानी कि जब किसी भी कंपाउंड को आप आयनाइज्ड करते हैं तो वो पॉजिटिव और निगेटिव आयन में ब्रेक होता है। क्या होता है बेटा? ब्रेक होता है। जैसे ध्यान से सुनना, जैसे एग्जांपल के तौर पे ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलूं NaCl, ये हमारा NaCl है, इस NaCl का अगर हम इलेक्ट्रोलाइट कराते हैं तो जो बेटा हमारा NaCl है, ये NaCl को देखोगे तो Na पॉजिटिव, ऐसे यहीं पे लिख देते हैं, ये हमारा Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव, Cl निगेटिव में टूट जाएगा। क्लियर है ना भाई? जैसे मैं लिख देता KNO3, अगर मैं इसको ब्रेक कराता तो K पॉजिटिव और NO3 निगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? आपका आंसर होगा वो हमारे कहलाएंगे बेटा, ये हमारे आयनिक सॉलिड कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे बेटा? आयनिक सॉलिड कहलाएंगे। क्लियर है ना भाई? जरा देखो, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है? मैंने थोड़ी देर पहले बताया, वो कोई एटम हो सकता है, कोई आयन हो सकता है, और कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है। आर पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, वो दोनों में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में आपको देखने को मिल सकता है। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल में बताया, बिटवीन विच देयर आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड आयनिक सॉलिड। वो सारे के सारे क्या होते हैं? वो हमारे स्ट्रॉन्ग, यानी कि मैं बात करूं प्रबल, बहुत ज्यादा मजबूती के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जुड़े हुए होते हैं। वो सारे के सारे आयनिक सॉलिड की कैटेगरी में जाते हैं। एग्जांपल में जैसे हमने आपको NaCl लिया, KCl लिया, है ना बेटा, और ले सकते हो NaNO3 ले सकते हो, है ना बेटा, और ले सकते हो LiF ले सकते हो, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, ETC करके छोड़ दो। ठीक है बेटा? तो यहां पर हमने कई सारे एग्जांपल लिए जो हमने आपको यहां पर समझा दी। तो ये आयनिक सॉलिड क्या होते हैं? अब जरा इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ो। प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? दे आर हार्ड, ये हमारे कैसे होते हैं बेटा? हार्ड होते हैं, मतलब ये हमारे कठोर होते हैं। दे आर, अगर हम बात करें, अगर मैं इनकी बात करूं भाई, तो ये कैसे होते हैं बेटा? दे आर ब्रिटल, यानी कि मैं करूं मतलब इनको अगर हम बात करें तो पीटने पे भी क्या होते हैं? ये बेटा टूट जाते हैं। ये पीटने पे क्या होते हैं? टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। आगे, यानी कि दे हैव हाई स्पिन एनर्जी, मतलब ये इनके पास इनकी पास जो स्पिन एनर्जी है ना बेटा, ये हमारी कैसी होती है? ज्यादा होती है। देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई, जब ये आयनिक सॉलिड है, कठोर है, रिज्ड है, तो ऑटोमेटिक है कि इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होंगी ये हाई होंगी। आगे आता है, दे आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वा सोल्यूशन और मोल्टन सॉलिड बट गुड कंडक्टर इन सॉलिड। एक्चुअल में होता क्या है कि अगर हमारा जैसे NaCl को अगर हम एक्वा सोल्यूशन में ब्रेक ना करवाएं, एक्वा सोल्यूशन क्या होता है पहले तो आप ये समझ लो। हम एक्वा सोल्यूशन की बात करें, पहले तो जो हमारा एक्वा सोल्यूशन है इस बारे में आप पहली बात कर लो। जब आप किसी क्या कराते हो? इलेक्ट्रोलाइट कराते हो। ध्यान से सुनना, अगर आप क्या कराओगे भैया? इलेक्ट्रोलाइट कराओगे। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट कराओगे तो वो हमारा आयन में क्या हो जाएगा बेटा? ब्रेक हो जाएगा। वो हमारा पॉजिटिव आयन देगा और नेगेटिव आयन देगा। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl था, ये हमारा एक सॉलिड फॉर्मेट में था, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा इलेक्ट्रिक का कंडक्टर नहीं बनेगा।
जैसे वो हमारा एक्वस सॉल्यूशन में टूट जाएगा, Na पॉजिटिव ये हमारा एक्यू फॉर्मेट में है, प्लस हमारा Cl नेगेटिव ये हमारा एक्यू फॉर्मेट में। अब इस सॉल्यूशन के अंदर हम करंट को फ्लो करा सकते हैं, है ना, दैट इज द ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा कंडक्टर हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो जाता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारा क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब आगे आ जाओ, आगे ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई, जल्दी से बता दो एक बार, फटाक से बता दो यहां तक क्लियर है कि नहीं। ये सब थ्योरेटिकल वाले पार्ट हैं और ये एक्चुअल में आपने क्लास 11th में आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, डेफिनेटली पढ़ाया होगा, लेकिन अब मैं उसमें यार कुछ नहीं कर सकता हूं। अगर नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लो। ठीक है ना, जल्दी से बताओ यहां तक बात क्लियर है या नहीं है। मेरे को बस इतना आंसर दे दो, इतना टिक कर दो, क्लियर है कि नहीं। ठीक है ना, धीरे धीरे देखते जाओ, आपका सारा का सारा क्लियर होता जाएगा। एक एक जो है ना, इसको आप स्पिन की जगह आप लैटिस कह सकते हो, लैटिस बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बेटा, लैटिस, लैटिस एनर्जी, मतलब इसको आप हिंदी में कहते हो जालक, जालक ऊर्जा बोलोगे। ठीक है ना, आप ये मेरे से पूछ दोगे जालक ऊर्जा क्या हो, तो फिर मेरा हो गया। ठीक है बेटा, कुछ भी पूछो, लालक नहीं जालक होता है। ठीक है ना, जालक ऊर्जा। भैया 50 बार एक ही चीज यार हम बताते रहें तो सिलेबस आपका हो गया। सिलेबस मेरा लेट खत्म हो गया तो आप भर भर के कमेंट करोगे, गुरुजी हमको तो ऑलरेडी, मेरे को तो सिलेबस ही टाइम से नहीं पढ़ाया गया है। देखा, हाँ भैया नोट्स मिलेगा, नीमा रॉय नोट्स मिलेगा, नोट्स सेक्शन पे जाओगे, सारा का सारा आपको जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सब अपलोड हो जाएगा यार। क्यों इतनी टेंशन लेते हो, इतना क्यों मगजमारी कर रहे हो यार आप लोग, ये बताओ। आगे आओ, आगे आते हैं तो हमारे पास एक सॉलिड, दो सॉलिड और बचे हैं, फिर इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा जो मैंने आपको पढ़ाया। देखते हैं कितने बच्चों ने कितना पढ़ा। उसको लेटेस्ट एनर्जी कह दो, लेटेस्ट एनर्जी मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, थैंक यू मेरे भाई हर्ष, तब भी तो इन लोगों को नहीं समझ में आ रहा, मस्त पढ़ाते। देखो क्या लिखा गया यहां पर, हमारे पास है कोवेलेंट, कोवेलेंट सॉलिड बोलो, इसी का दूसरा नाम है नेटवर्क सॉलिड। ठीक है ना भाई, अब हमारे पास नेटवर्क से क्या समझ में आता है, जैसे नेटवर्क से ये समझ में आता है, जैसे मैं हूं, मेरे से 4 लोग जुड़े हुए, दैट इज द नेटवर्क, ये तो नेटवर्क है। जैसे आपके घर में वाईफाई लगा, आपके घर में वाईफाई लगा, आपका फोन कनेक्ट है, आपका लैपटॉप कनेक्ट है, आपके पापा का फोन कनेक्ट, आपका मम्मी का, आपके भाई का, दैट इज द नेटवर्क। ये तो नेटवर्क समझ में आता है, आया ना, गुड। तो अभी मैं सारी की सारी बातें बता रहा हूं, ध्यान सुनना। दो सॉलिड हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है मैं बार बार नहीं बता सकता, आपको पता चल गया क्या, देखो मैंने लिख भी दिया, मॉलिक्यूल, एटम और आयन। ठीक है ना, वो सारे के सारे सॉलिड के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, दे आर कनेक्टेड बाई कोवेलेंट बॉन्ड, आर कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड और नेटवर्क सॉलिड, है ना। उसी को आप कोवेलेंट सॉलिड बोलो या नेटवर्क सॉलिड बोलो, सिंपल सी भाषा में मैं आपको सारे के सारे एग्जांपल दे सकता हूं। जैसे मैं अगर बात करूं डायमंड की, अगर मैं डायमंड की बात करूं देख, तो मैं क्या बोलता भाई, तुम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से लिखने की जरूरत पड़ती है। डायमंड की बात करूं, अगर मैं डायमंड की बात करूं, जो डायमंड होता है जिसको आप हीरा कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, हीरा कहते हैं। ध्यान सुनना, अगर इसकी स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखें तो कैसा होता है, जैसे यहां से जोड़ा, ये कुछ इस तरीके स्ट्रक्चर बना, ये देखो ऐसे बनाएगा, ये ऐसे बनाएगा, ये ऐसे बनाएगा और ये वाला ऐसे बनाएगा। तो ये कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको नजर में आती है। अब देखो ये एक कार्बन इससे जोड़ा, वो फिर दूसरे कार्बन से, है ना बेटा, फिर वो दूसरे कार्बन से, ठीक है ना, वो फिर दूसरे कार्बन से, फिर वो दूसरे कार्बन से, फिर वो दूसरे कार्बन से, फिर वो दूसरे कार्बन से। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज द नेटवर्क, है ना। तो ये नेटवर्क सॉलिड के कैटेगरी में चला गया। अब जैसे हमारे पास क्या हो गया, डायमंड हो गया,
सिलिका कार्बाइड हो गया, सिलिका कार्बाइड SiC, इसका नाम लिख लेना। ये हमारे पास है सिलिका कार्बाइड, ये हमारे पास सिलिका कार्बाइड है। इसी को आप कार्बोरेंडम भी कहते हो, इसी को आप लोग कार्बोरेंडम भी कहते हो। और एक हमारे पास होता है SiO2 जिसको आप सिलिका कहते हो, ओनली फॉर सिलिका, या इसी को आप लोग रेत के नाम से भी जानते हो, ठीक है ना। तो ETC आप इस हिसाब से आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप ये ना सोचना हमने यहाँ पर डायमंड का एग्जांपल लिया तो ग्रेफाइट नहीं होगा, तो याद रखना ये इसके ग्रेफाइट भी होगा। क्यों आप जानते हैं कार्बन के एलॉयस होते हैं, अपर रूप होते हैं, अपरूप होते हैं कि कार्बन हमारा एक कार्बन भी है, हीरा भी है, और ये हमारा ग्रेफाइट भी है। तो ये सारे के सारे हमारे इस स्ट्रक्चर में जुड़े होते हैं। ये हमारे सारे के सारे नेटवर्क सॉलिड की कैटेगरी में जाते हैं या हमारा कोवैलेंट सॉलिड की कैटेगरी में जाएंगे। क्लियर है? हाँ यार क्लियर है, उतनी देर से गला फाड़ रहे, क्लियर ही होगा क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हो। अच्छे तो नहीं हो यार, मैंने पकड़ लिया भाई। पहला पॉइंट आता है दे हैव हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होंगे। दे आर वेरी हार्ड, ये बहुत ज्यादा हाई होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को छोड़कर ऑल अदर कोवेलेंट सॉलिड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। याद रखना जितने भी बनाते हैं वो सारे के सारे हमारे हम अगर सॉलिड की बात करें वो हमारे इलेक्ट्रिक के कंडक्टर नहीं होते हैं, वो नॉन कंडक्टर कैटेगरी में या पूरे कंडक्टर बोल सकते हो। ग्रेफाइट हमारा एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट याद रखिएगा, ग्रेफाइट हमारा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिक का, ठीक है ना। तो एक एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, आपको याद रखना। नेक्स्ट आता है दे आर इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट में ना घुलने का काम करता है, ये सॉल्वेंट में नहीं घुलेगा। अब ये सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, ये मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा, ठीक है ना भाई। तो दे आर इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट, तो ये सॉल्वेंट में नहीं घुलने के काम करते, मतलब नहीं घुलते, बस इतना याद रखो, ठीक है ना भाई। तो एक बार इसके लिए बता तो समझ में आया कि नहीं है, सारे पॉइंट एक एक बात समझ में आएगी नहीं। एक पॉइंट और बता जिसको आप मेटेलिक सॉलिड के नाम से जानते हो, उसको पढ़ लेते हैं। ताता थैया ताता थैया ताता थैया, जल्दी से बताओ। ठीक है भाई, अब आने लगा बच्चों, धीरे धीरे आएगा यार, पहला दिन है ना यार, समझो यार, अपनी बातें भी समझो। ये मेरी छोटी सी बोतल है, मैं आपको दिखा दूं। एक बच्चा कह रहा है सर आप डेफिनेशन क्यों पढ़ाते हो? यार डेफिनेशन अभी चल रही है तो डेफिनेशन ही पढ़ाएंगे ना यार, नॉर्मल सी बात है। अभी ऐसा कुछ आया ही नहीं, अभी तो स्टार्टिंग, अभी तुमने सॉलिड की टाइप जान रहे हैं, अभी चैप्टर का ऊपर का हिस्सा है, अभी हम चैप्टर के अंदर ही नहीं गए, है ना। है? है ना, अभी हम चैप्टर के अंदर गए ही नहीं, अभी तो सिर्फ और सिर्फ हम चैप्टर के अंदर नहीं है, अभी हम सिर्फ सॉलिड को पढ़ रहे हैं, है ना। ठीक है ना मेरे भाई। हर एक चीज आपकी बनेगी। एक बच्चा कह रहा है स्ट्रक्चर कैसे बनती, वो भी बनती, एग्जाम में नहीं आता। अरे क्यों दिमाग खराब कर रहा है, हैं? फालतू में क्यों दिमाग खा रहा है, जो चीज एग्जाम में ही नहीं आती है तो क्यों पूछ रहा है। क्लास 10th में स्ट्रक्चर ग्रेफाइट की देखे थे ना, हीरा की देखे थे ना, डायमंड की, है? तो क्यों दिमाग लगा रहे हो भाई, जितना मैं पढ़ा रहा हूं इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन यहां तो भैया एक से एक गधेड़े भरे पड़े हैं, बुरा लग सकता है। अब यहाँ पे मेटेलिक की मैं सॉलिड की डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा और क्या कराऊंगा, है? एग्जाम में आएगी मेटेलिक सॉलिड क्या है, व्हाट इज मेटेलिक सॉलिड, लिख पाओगे? अब वहां पर मेटल मैं तेरे को लिख के दिखाऊं,
कि मेरे पास ये देखो आयरन का टुकड़ा, मैं लिख के आएगा कॉपी पे, भर के आएगा क्या कि मैं तेरे को अभी मैं सरिया लेके आऊं कहीं से दिखाऊंगा? हाँ, कहां से लोग आ गए, किन किन बच्चों ने परचेज कर लिया यार, इनको तो दफा कर देना चाहिए। अभी मैं यहां पर क्या बता रहा हूं वो सुनना नहीं है, केवल और केवल ज्ञान पेलने आए हो। और ऐसे ऐसे बच्चों को चुन चुन के ब्लॉक करवाऊंगा, ऐसे बच्चों को बिल्कुल नहीं रखा जाएगा। सिर्फ वही बच्चा पढ़ेगा जो एग्जाम में फोड़ के आएगा, और फिर मैं उन बच्चों से मीटअप करूंगा। अब ध्यान से सुनना, यहां लिखने से पहले जो लिखा वो साइड करो, मेरी बातों को सुनो मैं क्या बोल रहा। मेटेलिक सॉलिड कब बना, मेटल क्या है? अब यहां पर सबसे पहले आते व्हाट इज मेटल है, मेटल क्या है? सबसे पहले मेटल की अगर हम बात करते हैं तो मेटल का मतलब ही होता है जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की होती है, दैट इज द मेटल। वही तो पढ़ा था ना, जो अपने आउटर सेल से इलेक्ट्रॉनों को निकालते हैं वो मेटल कहलाते हैं, है ना? क्लियर है ना भाई? अगर हमें आप लोग इतने अच्छे लग रहे हो तो और टीचरों को भी तो बहुत अच्छे लगोगे भाई। फिर आपस में बातें करेंगे कि वो फलाने बैच के बच्चे ऐसे हैं। होता है भाई, बहुत सारे बच्चे जब हम लोग पढ़ाते हैं तो ऐसी डिस्कशन चलते हैं। तो भाई पढ़ने में ध्यान लगाओ, जो टीचर पढ़ा रहा है उससे ज्यादा नॉलेज नहीं होगी। यहाँ बहुत साले हो गए पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है ना? तुम्हारे जैसे लोगों को हमने कितना टीक नहीं किया है ना, एक से एक महारत ही टीक की है। तो यहां पर ये समझ में आता है मेटल्स देयर पॉजिटिव आयन, मतलब पॉजिटिव आयन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर मैं बात करूं कि एक ये जो हमारा समंदर है, ध्यान सुनो, ये मान लेते एक समंदर है, इस समंदर में हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे तरीके से पूरी तरीके से भरे हुए, तो ये हमारे पास, इसको आप कर्नेल के नाम से जानते हैं। इसको आप लोग क्या बोलोगे? कर्नेल बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा? इसको कर्नेल बोलते हैं। जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब सी ऑफ पॉजिटिव आयन, सी ऑफ पॉजिटिव आयन कह सकते हो। सी ऑफ पॉजिटिव आयन इज टोटली टू इंडिकेट कर्नेल, इसको आप कर्नेल के नाम से जानते हैं। अब इनको न्यूट्रल बनाने के लिए यहां पर हम लोग माइनस यानी कि नेगेटिव आयन को भी तो डालना पड़ेगा, ठीक है ना भाई? ध्यान से सुनना। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? तो हमने क्या बोला, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल मेटेलिक क्रिस्टल, इस क्रिस्टल को हम मेटेलिक क्रिस्टल के नाम से भी जानते हैं। अब वो सारे के सारे मेटल जिनके ऊपर पॉजिटिव साइन आता है दैट इज द मेटेलिक, वो हमारे सारे मेटेलिक के होंगे। जैसे हम लिख दें Na पॉजिटिव, आप सीधे लिखो ना, Na है, Ca है, Fe है, Cu है, Au है, Ag है ना बेटा? Au है, Ag है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होंगे, CO है, ETC है ना? वो सारे के सारे एग्जांपल जो पॉजिटिव आयन देते हैं दैट इज द मेटेलिक सॉलिड। क्लियर है? चलो इनकी प्रॉपर्टी पढ़ लो, इसके बाद जयराम जी की। पहला, ये हमारे पास क्या है, ये जितने भी हमारे सॉलिड हैं ये नॉन मेटेलिक एंड डक्टाइल होते हैं, है ना बेटा? ये ठोस, अगाध, वर्धनी और तन्य होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? अगाध, तन्य, वर्धनी का मतलब क्या होता है? इनको हम पीट पीट कर बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं, खींचकर लंबा तार के रूप में भी बना सकते हैं, ठीक है ना भाई? दूसरा देखो, दे हैव मेटेलिक लेसर ड्यू टू द फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन। अगर हम यहां पर बात करते हैं तो ये हमारा एक तरीके ये मान लग सकते हैं कि जितनी भी होती है इनमें चमक भी होती है और इनमें इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तभी वो हमारा इलेक्ट्रिक का कंडक्टर बनता है। क्योंकि जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर कैसा, जैसे मान लेते हैं ये M फॉर मेटल है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव आयन, ये हमारे पास क्या है बेटा? पॉजिटिव आयन। तो ये हमारे पास जो पॉजिटिव आयन है बेटा, क्या बेटा? पॉजिटिव आयन है। तो ये हमारा पॉजिटिव आयन क्या करेगा? ये हमारा पॉजिटिव आयन फ्री होगा, तभी वो हमारा मेटल बनेगा, ठीक है ना भाई? और अगर हमारे पास उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रिक का कंडक्टर बनेगा। क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक का कंडक्टर। तो ये थी आज की बेसिक क्लास। कैसी थी? बेसिक। केवल और केवल हमने सॉलिड जाना है। क्या जाना है? केवल और केवल सॉलिड। सॉलिड क्या है, सॉलिड के टाइप क्या है, किन किन बातों में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से छोटे छोटे टाइप सॉलिड के बन सकते हैं, वो सारी की सारी बातें आपके सामने स्क्रीन पर विजुअल है। आप अपने सुंदर से अच्छे से नोट्स बनाइए, इनको बार बार पढ़िए। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, यहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। चाहे आप कहीं से भी पढ़ लेना, कंटेंट मर्ज कर लेना, एक भी चीजों में अगर कोई कंपैरिजन कर ले तो मेरी क्लास में आके मुंह उठा के बता देना मेरे को, ठीक है ना भाई? ये तो मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं कैमरा के सामने।
ठीक है मेरे दोस्त, अभी मैं ज्यादा बातें नहीं कर पाऊंगा। अब मेरे को ये बता दो कि इतनी यहां तक बातें क्लियर है या नहीं। ये बात हुई ना मेरे भाई, लव यू टू ऑल। मुझसे सुनो यार क्या बातें हैं, अभी तो कहानी स्टार्ट हुई है। हमारे कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे जानने वाले इस बैच में एडमिशन लिए। ठीक है ना मेरे भाई, लगातार उन्होंने 1 साल से पढ़ा है और फिर हमारी क्लास में वो आए। देखो बच्चों ने लिखना चालू किया धाकड़ सर। ठीक है ना भाई, तो 70% क्लियर, जरा क्लियर बताओ कितना परसेंट क्लियर हुआ। अच्छा ईमानदारी से बताना यार, ईमानदारी से मेरे को ये बताओ, बहुत सारे बच्चे होंगे क्लास 11 किनका किनका अच्छा रहा है। सभी को क्लियर है, ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, सभी को क्लियर है। थोड़ा को कम आया, थोड़ा ज्यादा आया होगा, अच्छी बात है। लेकिन यहां पर मैक्स ऑफ द स्टूडेंट जो हैं वो केवल और केवल हमारे लिए यहां पर धीरे धीरे जानो, पहली क्लास है, क्लास 12 में पहला आपने कदम रखा है, तो ऑलमोस्ट क्लियर होगा, धीरे धीरे होगा, हर एक चीज जानोगे। आपने मान लो आपने क्लास 11 कहीं और से पढ़ा, किसी दूसरे टीचर से पढ़ा, क्लास 12 कहीं से, मतलब क्लास 11 पढ़ा ही नहीं किसी ने, पता चला 10th किसी से पढ़ा, मतलब ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, कहीं ना कहीं से पढ़ा। लेकिन प्रॉब्लम पता है कब आती है, जब हम क्लास 12 में आते हैं, तब आपको एक अच्छा टीचर मिलता है, पता चला वो आपको सारी चीजें अपने हिसाब से लेके जा रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि आपको वहां पे प्रॉब्लम हो रही। तो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी, धीरे धीरे सारी की सारी बातें क्लियर होंगी। ठीक है बेटा, देखो देखा यहाँ पर मैं लिख पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ क्लास 11, क्लास 11, क्लास 11, क्लास 11, सभी बच्चे क्लास 11 के लिए ये बोल रहे हैं। तो ऑलमोस्ट मैं देख पा रहा हूँ क्लास 11 गंदी रही। तो मेरे भाई ये मेरा आपसे एक बार हाथ जोड़ के निवेदन है, नहीं तो हाथ तो मैं नहीं जोड़ूंगा, है ना, है ना, हाथ तो मैं नहीं जोड़ूंगा। फिर मैं सोच सकते हो मैं क्या ही बोल सकता हूं, हाथ तो नहीं जोड़ूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बता दे रहा हूं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, एक एक बात मैं आपको पढ़ाऊंगा। जहां पर बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो केवल थ्योरी पे डिपेंडेंट होंगे, मैं आपको जान लगा दूंगा समझाने के लिए, लेकिन आपको मैं भाई थ्योरी नहीं लिख सकता यार बहुत ज्यादा, क्योंकि फिर पता है चैप्टर हो गया भैया खत्म। 16 चैप्टर है यार, 16। हाँ मेटेलिक सॉलिड क्या है, देखो आदर्श को हमने मेटेलिक सॉलिड बताया, अब वो कह रहा है ये सर क्लास चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा क्या। सर आज क्लास में चैप्टर देख लो, तो रात दांत भी निकालना हो गया तो। चलो यार, कर्नेल बेटा कहते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, चलो इधर आओ, अब मेरे को पहला क्वेश्चन करो। पहला क्वेश्चन ये है, देखें किन बच्चों ने कितना अच्छा पढ़ा। आ जाओ, द नंबर ऑफ कार्बन एटम पर सेल इन डायमंड इच। बोलो बोलो भाई, पढ़ो क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो और इस क्वेश्चन का आंसर दो। चलो चलो मान लिया आपका क्लास 11 गंदा रहा, ठीक है बेटा, आपका क्लास 11 गंदा रहा मान लिया। अब आगे इस क्वेश्चन को आप आ जाइए, जल्दी बोलो फटाफट, क्लियर करो फटाफट, पोल आपके सामने, जल्दी बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो फटाफट। ठीक है मेरे भाई, तो पर सेल डायमंड में अगर हम बात करें, अभी स्ट्रक्चर बनाई तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी पे जाएंगे, कितना होगा भैया 4 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अभी मैंने बताया तो ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे। ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं 50% है, ये 19%, ये 19%, 18%। ये वो बच्चे हैं जो यहाँ पर केवल और केवल बकैती करने आए, केवल बातें, और उन बच्चों का कुछ नहीं होने वाला भाई। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का वो ऐसा कौन सा पार्ट है जो केवल और केवल गुड कंडक्टर की कैटेगरी में आता है। पहला है डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका या सिलिकॉन, या दूसरा हमारे पास अमोर्फस कार्बन। बोलो भाई बोलो, जल्दी से बोलो जल्दी से, कौन सा होगा। आपको हमने बताया था एक्सेप्ट ग्रेफाइट को छोड़कर, तो ग्रेफाइट हमारा क्या है बेटा,
ग्रेफाइट जो हमारा होता है ये हमारा क्या है, एक्सेप्शन कैटेगरी में जाता है। ये होता तो नॉन मेटल है लेकिन फिर भी हमारा इलेक्ट्रिक का कंडक्टर बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द ऑल्सो राइट आंसर। इसका भी हमारा बी ऑप्शन सही होगा। चलो भाई चलते हैं। 76% बच्चे लगभग 77 थे, 10, 8 और 8 ये बच्चे देख सकते हैं। लास्ट में पहली हमारे थी तेजस्वी, कैफ अली, आनंद। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं इस बैच में जो पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे केवल और केवल मौज मस्ती में बैच ले लेते। खैर कोई बात नहीं। नेक्स्ट आता है द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड आर्ट। मतलब सॉलिड की प्रॉपर्टी कौन दिखाता है? डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट साइज होता है। हमारे पास डेफिनेट शेप एंड साइज होता है, डेफिनेट शेप साइज एंड आपका फर्मनेस होता है। जल्दी बताओ भाई व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो ऑलमोस्ट हम देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इज द ऑल्सो राइट आंसर। टी कैसे हो गया? जल्दी बोलो, जल्दी से, फटाक से बोलो, फटाक से। हम तो तेरे दीवाने हैं। ना ना ना, भैया ये दृढ़ता की बात कर रहा। दृढ़ता का मतलब कठोर, कठोर का मतलब रिज्ड हमने बताया। क्या बताया था? रिज्ड बताया था। ठीक है भैया, रिज्ड बताया था। रिज्ड, रिज्ड की बात कर रहा है तो कठोर भी तो होते, सॉलिड भी तो होते। तो ऑप्शन नंबर डी को आप करेक्ट करोगे, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द एब्सोल्यूट राइट आंसर। तो आपका 20% है तेजस्वी और हमारे पास मौसम, मौसम कुमारी और डॉक्टर स्वप्ना स्वराज। बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ भैया, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जल्दी आ जाओ भैया। हमने बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्वार्टज की बात कर रहे हैं तो मैंने इसलिए दिया ताकि मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिखा पाऊं। बताइए हमारे पास है क्वार्ट, जो हमारे पास क्वार्ट्स है जिसको आप क्वार्ट्स कहते हैं, क्वार्ट्स नहीं बोलोगे, क्वार्ट्स बोलते बहुत सारे बच्चे। क्वार्ट्स जो है हमारा इज द क्राफ्टलाइन फॉर्म ऑफ, मतलब वो हमारा कौन कौन होगा भैया? वो हमारा सिलिका होगा या हमारा सोडियम सिलिकेट होगा। सिलिकॉन कार्बाइड नहीं, हमने लिखा ही नहीं हमारे पास सिलिकॉन नहीं, तो ये हमारे पास एक भी नहीं होंगे। ये हमारा ऑप्शन नंबर एब्सोल्युटली इज द राइट आंसर। कौन कौन बच्चे ए को मार्क कर रहे हैं? बहुत सारे ए भी हैं, डी भी हैं, बी भी हैं, ठीक है ना। कोई बात नहीं, ऐसे हंसते मुस्कुराते आंसर लगाइए, तुक्का मारते रहिए, कहीं ना कहीं तो आपका सही निकलती जाएगा। चले भाई आ जाइए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास थे मिकू, अनामिका सिंह, कैफ अली। कैफ अली का नाम बार बार आ रहा, थैंक यू मेरे भाई। आयुष, बहुमीना, नाम बड़े। तेजस्वी, देखो तेजस्वी हर जगह अच्छा आंसर मार्क कर रही और ये कह भी रही थी सर समझ में आ रहा, मैं देख पा रहा था। क्राफ्टलाइन सॉलिड इज, क्राफ्टलाइन सॉलिड हमारा कौन है? हमारे पास गिलास है, रबर है, प्लास्टिक है, शुगर है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5? 5 का हमारा कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही होगा? पहली क्लास 2 घंटे ले गए, इतनी लंबी नहीं ले जाएंगे। 1.5 घंटे के अंदर क्लास खत्म करने का प्रयास रहेगा हमारा, लेकिन क्या करें आपको समझाने में और थोड़ी सी बातें लंबी हो गई आज के लिए, तो कल से इतनी लंबी क्लासेस नहीं रहेगी। जल्दी बताओ क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? प्लास्टिक, रबर और गिलास, ये तीनों हमारे अमोर्फस सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं। बचा हमारे पास शुगर, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो भाई आप बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बी ऑप्शन भी दे रहे, ए भी दे रहे हमारे पास, है ना। तो डी हमारे पास हर्ष पटेल है हमारे पास, बहुत बढ़िया। ए हमारे पास है अशरफ जनी, क्या बहुत बड़ा नाम लिखा है, मैं पढ़ नहीं पाया, निकल गया, है ना बेटा। हमारे पास भानु है, ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, है ना। महालक्ष्मी है, ऑप्शन नंबर ए बता रही, क्या बात है। ये वो बच्चे हैं जो केवल और केवल क्लास में नशे में बैठे होते हैं और कुछ भी बोल रहे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए विकास कुमार भी है, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारी आत्मा को शांति प्रदान करे। ठीक है भाई, आत्मा मतलब हमारे अंदर है, ठीक है बेटा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। ए हमारा एक और बच्चा था, निकल गया निकल गया निकल गया, मैं पढ़ नहीं पाया। हमारे पास हर्षराज थे, ए बोले, बहुत बढ़िया मेरे भाई। इन बच्चों को गर्म कढ़ाई में तलवा दिया जाए, है ना मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ये हमारी हुई है। यहाँ पर केवल और केवल 48% बच्चों ने आंसर दिया। आयुष, आनंद, कैफ अली, बहुत बढ़िया मेरे भाई कैफ। और एक बच्चा और था, वो गांगी हमारे पास नहीं, इसमें इसका नाम नहीं आया लड़की का। चलो,
तो यहां पर हमारे पास वो बच्चे थे जिन्होंने ऑप्शन इतना ये सारा का सारा क्लियर किया। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। चले मेरा भाई, तो यहां तक हमने पढ़ा। अब एक पोल करेंगे जिनमें आप लोग हमें ये बताओ, हिंदी और इंग्लिश के लिए, हिंदी और इंग्लिश के लिए एक पोल चाहिए। देखो, जो बच्चा इंग्लिश से है, जो बच्चा इंग्लिश से है वो थंब रेज करेंगे। जो बच्चा हिंदी से, जो बच्चा हिंदी से है वो कुछ नहीं करेंगे। इंग्लिश वाले केवल और केवल थंब बनाएंगे। क्लियर है ना? केवल इंग्लिश वाले, वोट फॉर इंग्लिश, ओनली इंग्लिश। मैं 2 वोट कराऊंगा, 3 वोट कराऊंगा एक्चुअल में पूरे। पहले इंग्लिश मीडियम को मैं जानना चाहता हूं कितने बच्चे इंग्लिश के, कितने बच्चे यहां पर इंग्लिश में। वोट फॉर इंग्लिश, आप केवल वोट करिए, आप कमेंट में मत करिए। इंग्लिश मतलब इंग्लिश में बच्चा तो ऑलमोस्ट हमें दिख रहा है। इंग्लिश के लिए वोट हमारा आया यार, सब तो इंग्लिश मीडियम से है यार ये, फिर हिंदी की बात ही खत्म हो गई। फिर क्यों कह रहे हैं हिंदी का बताओ फालतू में? खत्म होगी बात, यहीं से ही खत्म हो गया। 97% क्लियर हो गया यहीं से, 97% यहीं से क्लियर हो गया, प्रॉब्लम ही खत्म होगी। एक वोट आप लोगों को ये बताने के लिए क्लास आप लोगों को कितने % समझ में आई या आगे वाली आएगी। ठीक है भाई, ये बताओ। हिंदी के लिए बहुत कम बच्चे हैं यार, तो हिंदी के लिए प्रतिभा बैच चल रहा है, आप उसको ज्वाइन करिए, है ना। अगर आपने बैच परचेज कर लिया है तो टीम से बात करिए, हिंदी में आप इनरोल लीजिए, आप हिंदी में जाइए। ठीक है ना? कोई बात नहीं, स्पैमर्स हैं तो क्या कर लेंगे वो। सेवेंटी 80%, 75%, 84.5, मतलब 85% आपको क्लास समझ में आई है। कोई बात नहीं, आप लोगों के साथ हम ऐसे ही मेहनत के साथ काम करेंगे और ऑलमोस्ट आप 85 पे हो, वो पहली क्लास 85 पे, सीधे सीधे आप 100 पे पहुंचोगे, ये मेरी जुबान है। ठीक है मेरे दोस्त, चलें आज के लिए होमवर्क हमारा क्या है, जितना भी हमने क्लास पढ़ाया जिसको भी कम समझ में आई है तो वो रिवीजन करेगा, वो क्लास का अच्छे से रिवीजन करेगा। अपने नोट्स अच्छे बना लो भैया, आपको अपने नोट्स बनाने होंगे, अच्छे से आपको लिखना होगा। ठीक है भैया, रिवीजन करते रहना है, एक एक बात को अच्छे से मैं लेके चलूंगा। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। ठीक है बेटा, ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक लिए सभी लोगों को सब्बा खैर, हंसते मुस्कुराते रहिए, आप अपना ख्याल रखें, आप अपने घर वालों का ख्याल रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए सब लव यू ऑल, सब्बा खैर, सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। जय हिंद,